नमस्कार, वेलकम टू द न्यू इंडिया। नव भारत निर्माण के इस प्लेटफॉर्म पे स्वागत है आपका एंड वेलकम टू दी सोशोलॉजी लेक्चर सीरीज। समाज शास्त्र की हमारी जो लेक्चर सीरीज चल रही है आरपीएससी आरएस मेंस एग्जाम पैटर्न के हिसाब से, तो उसमें आज का हमारा जो लेक्चर है, टॉपिक है, चैप्टर नंबर 03 है। ठीक है, सेम आरपीएससी पैटर्न पे पढ़ रहे हैं। आरपीएससी ने टॉपिक नंबर 3 में मेंशन किया है भारतीय समाज के समझ चुनौतियाँ। उन्होंने इन समझ चुनौतियाँ जो हैं उनको लिखा हुआ है, मेंशन किया हुआ है। हमने उसे डिकोडिफाइड किया हुआ है किस तरीके से। महिलाओं से संबंधित चुनौतियों को सबसे पहले लिया है, फिर उसके बाद में कुछ राष्ट्रीय चुनौतियाँ हैं, फिर आर्थिक समस्याओं से रिलेटेड हैं और कमज़ोर तबका। इसमें हमारा ये जो लेक्चर रहेंगे ये 2 पार्ट में रहेंगे। दहेज, तलाक, बाल विवाह, उसके बाद में भ्रष्टाचार, मादक व्यसन, निर्धरता और बेरोजगारी पार्ट 1 में देख लेंगे। बाकी सांप्रदायिकता, दलित, वृद्ध, दिव्यांग, इन सबको हम पार्ट 2 में देखेंगे। सो बेसिकली अगर हम सब डिवाइड करें तो ये तो आप समझ पाए होंगे, महिलाओं से संबंधित दहेज है, तलाक है, बाल विवाह है। ऐसा है कि आप सब इन सब के बारे में कुछ ना कुछ जानते ही हैं। दहेज का बेसिक मतलब जानते हैं, बाल विवाह का बेसिक मतलब जानते हैं, तलाक का बेसिक मतलब जानते हैं। बट यहाँ पे हम क्या करेंगे कि वो बेसिक मतलब तो है ही आपका, थोड़ा बहुत उसे रिवाइज कर लेंगे, लेकिन हम की पॉइंट को रटने की कोशिश करेंगे कि अगर वहाँ पे दहेज के कारण पूछ लिया जाए तो 5 की पॉइंट आपको रटे हुए होने चाहिए। आप बना भी सकते हो, लिख भी सकते हो, लेकिन रटे हुए होने चाहिए 5 की पॉइंट, ताकि आप वो डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट लिखोगे ना तो मार्क्स अच्छे मिलने के चांस रहेंगे। ओके, यहाँ मैंने इमेज लगाई हुई है, उनको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, बाकी मैं समझाने की कोशिश भी कर लेता हूँ कि ये सब क्या है। दहेज, ठीक है, दहेज का मतलब ये होता है जब शादी की जाती है तो लड़की के जो पिताजी हैं वो अपनी तरफ से लड़के वालों के लिए कुछ पैसा, कुछ धनराशि, कुछ गिफ्ट जो है वो देते हैं। शुरुआत में दहेज जो थी पुराने समय पे ऋग्वैदिक काल में ये लड़की के पिता की मन मर्जी पे डिपेंड होती थी, वो अपनी इच्छा के अनुसार देते थे। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि ये जो दहेज प्रथा है ये कुप्रथा का रूप लेती चली गई और आज के समय पे ये बर मूल्य बन चुका है, यानी दूल्हे की कीमत डिसाइड की जाने लग गई है। तुम्हारा ये काम है, तुम्हारी ये हैसियत है, इस हिसाब से तुम्हारे पैसे इतने बनते हैं। तो वर्तमान समय में इसका मिसयूज होने के कारण बहुत सारे घरों में जो है वो घरेलू हिंसा होती है। बहुत सारी महिलाओं को एक तरीके से उन पे अमानवीय अत्याचार होते हैं और बहुत सारी महिलाएं सुसाइड कर लेती हैं या उनके ससुराल वाले उन्हें जो है वो ख़त्म कर देते हैं दहेज के कारण। तो ये अपने आप में एक कुप्रथा है। तो इसके रिगार्डिंग दहेज क्या है, इससे रिलेटेड डाटा क्या है, इसके कारण क्या है, इसका प्रभाव क्या है और इसको रोकने के प्रयास क्या है, ये चीज़ें रहेंगी। सारे टॉपिक में यही रहेगा। पहले तो वो टॉपिक क्या है, टॉपिक की परिभाषा क्या है, टॉपिक से रिलेटेड डाटा, एंड उसके बाद में उसके कारण, उसके प्रभाव और उसे रोकने के उपाय, ये बात रहेंगी। तलाक आप सब जानते हो, भारतीय समाज में पुराने समय से जो है वो शादी को एक बहुत पवित्र बंधन के रूप में माना जाता था। लेकिन धीरे धीरे वर्तमान समय के परिस्थितियों में पश्चिम सभ्यता के अनुसरण के आधार पे हम ये मानने लग गए कि शादी एक पवित्र बंधन ना होकर 2 पुरुष और महिलाओं के बीच में जो है वो एक म्यूचुअल कॉन्ट्रैक्ट है। तो जब अगर कोई चीज़ म्यूचुअल कॉन्ट्रैक्ट में है तो निश्चित सी बात है कॉन्ट्रैक्ट तोड़ भी जा सकते हैं। पुराने समय पे तो तलाक का कोई कॉन्सेप्ट था ही नहीं, शादी हो गई तो हो गई, उसके बाद में अलग होने की सब व्यवस्था थी ही नहीं बिल्कुल भी। वर्तमान समय में राइट्स को ध्यान में रखते हुए, अधिकारों को ध्यान में रखते हुए, किसी का भी अधिकारों का हनन नहीं होना चाहिए, इस बात को ध्यान में रखते हुए, किसी के साथ अत्याचार नहीं होना चाहिए, इस बात को ध्यान रखते हुए तलाक की जो है वो अपना हिंदू कोड बिल 1955 में आया था, उसमें पूरी अवधारणा है। उसके बाद में बाल विवाह, पुराने समय से हमारे इंडिया में कम उम्र में, इवन इफ इंडिया ही नहीं पूरे विश्व में, पुराने समय पे पूरे विश्व में जो है वो बाल विवाह होते हैं 8 साल की उम्र पे, 10 साल की उम्र पे। और आप में से बहुत सारे होंगे जिनका बाल विवाह हो चुका होगा। उसके अलावा बहुत सारे ऐसे भी हैं हमारे दोस्त वगैरह जिन्हें हम जानते हैं, तो उनकी अगर कहानी आपने सुनी होगी तो उनके पिताजी ने बच्चे का जन्म लेने से पहले ही डिसाइड कर दिया अपने दोस्त के साथ में, तेरे अगर बेटा हुआ तो मेरी बेटी से शादी कर देना, या तुम्हारे अगर बेटी हुई तो हम अपने बेटे से शादी कर लेंगे, वो जन्म लेने से पहले। तो वो भी अपने आप में बाल विवाह है। ठीक है, ये करप्शन है। करप्शन इन द सेंस कि कोई सरकारी अधिकारी अपने काम के लिए जो उसका उत्तरदायित्व है उसे पूरा करने की बजाय उस काम के लिए जो है वो रिश्वत लेने की कोशिश करता है, वो करप्शन होता है। एक आता है सांप्रदायिकता, हार्मनी इन द सेंस कि हमारे देश में बहुत अलग अलग पंथ, धर्म और संप्रदाय, मजहब हैं, लेकिन उनमें एक दूसरे के साथ में सामंजस्य बिठाना, सहिष्णुता के रूप में रहना,
ये होता है अपना सहिष्णु सर्वधर्म समभाव वाला। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि दो अलग अलग गुटों में, दो अलग अलग संप्रदायों में जो दंगे होते हैं, आपसी टकराव होते हैं, वो एक सांप्रदायिक का रूप कहलाते हैं। तो हम जो है वो पार्ट 2 में देखेंगे। ड्रग एडिक्शन इन द सेंस कि वर्तमान समय में जो युवा है वो एक तरीके से अलग अलग प्रकार के नशों की लत में जा रहा है, नशे जो हैं ड्रग्स हैं उनके लत में जा रहा है। तो उससे रिलेटेड बातें करनी है कि ड्रग एडिक्शन के कारण क्या है, उसको रोकने के प्रभाव कारण क्या हो सकते हैं। उसके बाद में पार्ट 2 में हम देखेंगे कमज़ोर तबका, और पार्ट 1 में पॉवर्टी और गरीबी को हम देख लेंगे। वैसे ये पॉवर्टी एंड गरीबी, पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट अपना इकोनॉमी वाले लेक्चर सीरीज में। अच्छा, एक चीज़ आप देखिएगा, ये जो भी टॉपिक हैं यहाँ सोशोलॉजी में तो आपका 2 नंबर या 5 नंबर का सवाल बनेगा और आसान सा सवाल बनेगा। लेकिन ये जो टॉपिक हैं, अगर मैंने यहाँ पे एक एक पेज में कुछ लिखा हुआ है और मैंने आपको समझा तो मैं दूंगा, लेकिन बाद में रटना आपको होगा। अगर वो आपने रट लिया तो आप ये चीज़ देखना, ये सब के सब टॉपिक अपने आप में निबंध का भी काम करने वाले हैं। हो सकता है जो हिंदी का निबंध आए वो इनमें से ही किसी एक टॉपिक में आ जाएगा, मोस्ट प्रोबेबली चांस इनमें से ही आ जाएगा, क्योंकि ये टॉपिक हो गए हैं 8 9 नहीं, ये 12 टॉपिक के आसपास में हो गए टोटल। ठीक है, तो 12 टॉपिक आपके निबंध के भी तैयार हो रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो पार्ट 1 की शुरुआत कर रहे हैं जिसमें हम कुछ टॉपिक छोड़ देंगे, सांप्रदायिकता और कमजोर तबके। सो लेट्स स्टार्ट विद दी फर्स्ट टॉपिक, दहेज डोरी। ठीक है, मैंने जैसे पहला बोला था कि दहेज, उसके कारण, उसका प्रभाव और रोकने के क्या उपाय किए गए, और बीच में कुछ डाटा भी हम इसमें डालने वाले हैं। ठीक है, यहाँ है परिभाषा। सबसे पहले, दहेज वह धन या सामान या संपत्ति है जो दुल्हन का परिवार शादी के समय दूल्हे के परिवार को देता है। तो ये बेसिक चीज़ आपको सबको ही पता है। ठीक है, परंपरागत समय में स्वैच्छिक स्त्रीधन की परंपरा थी जो दहेज को प्रथा बन गया। वर्तमान में सामाजिक प्रतिष्ठा का आधार है और शिक्षित लोगों में ये अधिक पाया जा रहा है। ठीक है, ऐसा है कि हम पढ़ते हैं, खूब पढ़ेंगे, आप भी पढ़ रहे हैं, जिनकी शादी नहीं हुई है बातें तो अच्छी अच्छी करेंगे, लेकिन बाद में जो है वो दहेज लेंगे ही लेंगे। ठीक है, समाज में कुप्रथा बन चुकी है। कुप्रथा नहीं, अब क्या हो गया है कि शिक्षित लोग, जिन्हें पढ़े लिखे गंवार बोलता हूँ एक्चुअली में, जो चीज़ों को समझ नहीं पाते हैं, सिर्फ रट पाते हैं। अगर बेसिकली इन चीज़ों को सही तरीके से समझ लें तो वो फिर बाकी चीज़ों पे उस तरीके से नहीं करेंगे जो समाज के लिए कुप्रथाएं, जैसे जातिवाद नहीं करेंगे, सांप्रदायिकता नहीं करेंगे, उसके अलावा दहेज लेना और ये सब नहीं करेंगे। हो सकता है कि दहेज के बहुत सारे नेगेटिव और बहुत सारे पॉजिटिव एस्पेक्ट भी हो सकते हैं, लेकिन फाइनली अगर आप आरएस वगैरह बनते हैं तो आपको समाज के सामने जो है वो एग्जाम्पल प्रस्तुत करना चाहिए दहेज नहीं लेकर के। तो वर्तमान में सामाजिक प्रतिष्ठा का भी अवसर है। ठीक है, अब आप ज़्यादातर विद्यार्थी जो आरएस की तैयारी कर रहे हैं, तो लगते ही आपके पास में जो अगर शादी नहीं हुई है तो बहुत सारे नए नए रिश्ते आएंगे और आपकी जो वैल्यू है वो बढ़ती जाएगी। इकोनॉमिक्स में एक रूल आता है, उसे बोला जाता है डिमांड एंड सप्लाई का रूल। ठीक है, डिमांड एंड सप्लाई का। ठीक है, अब मान लीजिए कि आप अकेले आरएस अधिकारी बने हो आपके समाज में, और डिमांड आएगी आपकी बहुत सारी, तो बहुत सारी आएगी, 10 20 50 लोग आपके घर पे शादी करने के लिए आएंगे। तो डिमांड और सप्लाई में अगर सप्लाई पूरी नहीं हो पाती और डिमांड बढ़ती जाती है तो इन्फ्लेशन बढ़ जाता है, यानी भाव बढ़ जाते हैं। तो आपके भी भाव बढ़ जाएंगे, आप भी करोड़, 1.5 करोड़, 2 करोड़ रुपए मांगने लग जाएंगे। तो अब क्या हो गया है, ये चीज़, दो चीज़ें हो गई हैं इसमें। एक तो हो गया है सामाजिक प्रतिष्ठा का रूप हो गया है कि भाई पड़ोस वाले व्यक्ति को जो है वो शादी में 21 लाख लोग मिल चुके हैं, मेरे बेटे को 31 लाख मिलने चाहिए, ऐसा सामाजिक प्रतिष्ठा का रूप भी हो चुका है। और ऐसा है कि कुप्रथा होने के बावजूद भी पढ़े लिखे लोग इसे सबसे ज़्यादा कर रहे हैं। गरीब लोगों में उतना ज़्यादा नहीं है, उससे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं। अगर मैं डाटा बोलूँ इसके दुष्परिणाम से रिलेटेड, तो NCRB नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो है, उसके अनुसार हर साल 8,000 से अधिक महिलाओं की मौत जो हो रही है वो दहेज के कारण हो रही है। आप रोजाना अखबार खोलिए, एक ना एक खबर दहेज के कारण किसी महिला ने आत्महत्या करी होगी या उसके ससुराल पक्ष वाले हैं उन्होंने उसे मार दिया होगा। ऐसा रोजाना होता है 365 दिन, और यहाँ पे 8,000 जो है वो मौतें हो रही हैं दहेज के कारण। तो ये अपने आप में अभिशाप ही मानेंगे, क्योंकि एक लालच जो होता है उसकी कोई सीमा नहीं होती है। अब खुद से ही सोच के देखो यार, मतलब आप मे भी सही गलत आप अपने हिसाब से सोच करेंगे, बट मैं सजेशन दे रहा हूँ
कि आप शादी होने मतलब नौकरी लगने के बाद में दहेज की डिमांड करेंगे, मान लीजिए कि 41 लाख आपने ले लिए, तो क्या 41 लाख से पूरा जीवन पार कर सकते हो? क्या नहीं कर सकते ना। तो दहेज के पैसों से जो है वो जीवन पार नहीं किया जाता। चलो ठीक है, आगे अभी दो शब्द हैं, उनको एक्सप्लेन करते हैं। पहले दो शब्द क्या हैं, एक है बरमूल्य और एक दहेज। दो शब्द आएंगे, आपसे पूछ लिया जाए कि 2 नंबर में 5वें नंबर में डिफरेंस बताइए। दहेज जो थी वो पुराने समय पे थी और वो एक ऐच्छिक प्रवृत्ति थी। दहेज में नो प्री डिमांड थी, पहले डिमांड नहीं होती थी कि बच्चे का शादी होने के से पहले फिक्स कर दिया जाए कि भाई 41 लाख देने या 31। दहेज में ऐसा नहीं होता था। दहेज जो है वो लड़की के माता पिता स्वैच्छिक अपने स्नेह बस अपनी बेटी के लिए देते थे। लेकिन बरमूल्य जो शब्द है वो प्री डिमांड होता है, शादी से पहले ही डिसाइड हो जाता है कि 51 लाख रुपए ही चाहिएंगे शादी में, उसके अलावा कार्ड चाहिएगी, उसके अलावा एसी कूलर फ्रिज ये चाहिएंगे। ये जो होता है वो बरमूल्य होता है। लेकिन वर्तमान समय में हम दोनों को, दहेज को और बरमूल्य को एक जैसा ही फील करके ही लिखते हैं। और जबकि हम जो बात कर रहे हैं यहाँ पे ओरिजिनली तो बरमूल्य पढ़ना चाहिए, ठीक है, लेकिन वो दहेज और बरमूल्य एक जैसे होने लग गए हैं, तो वर्तमान में दोनों शब्द एक दूसरे के पूरक हो गए, तो कोई खास अंतर नहीं है, ठीक है। ये हुआ बरमूल्य। उसके बाद में बरमूल्य और कन्या मूल्य दो शब्द भी होते हैं, बरमूल्य और कन्या मूल्य। वही सेम, बरमूल्य का मतलब हुआ कि लड़के की बोली लगा दो, कन्या मूल्य का मतलब हुआ लड़की की बोली लगा दो। यदि लड़के वाले किसी कन्या को शादी करने के लिए पैसा उल्टा दे रहे हैं तो उसे बोला जाता है कन्या मूल्य, ठीक है। तो लड़के वालों के द्वारा लड़की वालों को दी जाने वाली राशि तो होती है वो कन्या मूल्य कहला रही है। और बरमूल्य क्या होती है, लड़की वालों के द्वारा लड़के को दी जाने वाली राशि जो होती है वो बरमूल्य होती है। और ये आजकल प्री डिमांड में होती है, पहले ही शादी से पहले ही फिक्स हो जाता है कि भाई इतने रुपए तो आपको देने ही देने पड़ेंगे, ये पहले ही फिक्स हो जाता है इस चीज़ में, ओके। तो डाटा आपको समझ में आया। थोड़ा सा अगर वहाँ पे कोष्टक में लिख देंगे कि दहेज के कारण एनसीआरबी का डाटा है कि हर साल 8,000 से अधिक मौतें हो रही हैं, तो ये लिख सकते हैं। तो दहेज के कारण क्या है, अभी मैंने बताया कि पहली बात तो सामाजिक प्रथा बन चुकी है, बैड प्रैक्टिस बन चुकी है। आपके गांव में किसी एक बड़े जमींदार आदमी ने दहेज लिया अच्छी मात्रा में, तो इनडायरेक्टली उससे मैसेज ये गया कि यार बड़े लोग जो हैं वो दहेज लेते हैं, तो बाकी लोग भी कोशिश ये करते हैं कि हमें भी दहेज मिलना चाहिए। और पैसा किसको बुरा लगता है, ठीक है, पैसा हर किसी को अच्छा लगता है। तो एक सामाजिक कुप्रथा बन चुका है। तो पहला कारण तो ये हो गया, समाज के दिमाग में फिक्स बैठ चुका है कि दहेज लेना ही है। लेकिन समाज इस चीज़ को ये भी नहीं समझ रहा है कि ये कुप्रथा है, समाज इसे प्रथा बन के समझ रहा है। तो ये समाज के लिए कुप्रथा पहले बन चुकी है। अच्छा दूल्हे की तलाश करना, शिक्षित या नौकरी, अब ये भी सीधी सी बात है, डिमांड एंड सप्लाई रूल काम करेगा ही करेगा। हर व्यक्ति सोचता है कि मेरी बेटी के लिए कलेक्टर बेटा मिलना चाहिए। अब कलेक्टर की पोस्ट ही निकलती हैं हर साल 100, ऑल इंडिया में लड़कियों की संख्या इतनी सारी है, तो अब 100 कलेक्टर की डिमांड पूरी करने के लिए तो फिर आपको पैसे बढ़ाने पड़ेंगे ऑटोमेटिकली, ठीक है। आरएस से ही शादी करनी है, हर व्यक्ति ऐसे सोचता है। हर व्यक्ति ये सोचता है कि मुझे फर्स्ट ग्रेड से ही शादी करनी है, तो नाममात्र फर्स्ट ग्रेड में होंगे लोग, नाममात्र ही आरएस से होंगे। उन सबसे शादी करने के लिए अगर बहुत सारे लोग जाएंगे तो ऑटोमेटिक जो सामने वाला व्यक्ति है उसके भाव बढ़ते जाएंगे। वो बोलेगा कि यार वो 1 करोड़, दूसरे दिन कोई और बिजनेसमैन आ गया उसने लगा दिया 1.5 करोड़, किसी दिन और बिजनेसमैन आ गया उसने 2 करोड़ बोली लगा दी। तो ये सीधी सी बात है। अच्छा दूल्हा यानी परिवार की स्थिति, सुरक्षित नौकरी, इन सब के आधार पे परिवार का बैकग्राउंड भी देखा जाता है कि उसके पास में कितना बीघा जमीन है, उसके पास में कितना घर है। तो ये इसका कारण है। पहला तो हुआ समाज की कुप्रथा, दूसरा हुआ अच्छे दूल्हे की तलाश करना जो शिक्षित हो, नौकरी करता हो, बैकग्राउंड अच्छा हो। फिर अगला होता है अंतर्जातीय विवाह। अब अंतर्जातीय विवाह भी इसका एक कारण हो सकता है। वो इस तरीके से हो सकता है कि अगर अंतर्जातीय विवाह के बजाय कास्ट ओपन यानी अदर कास्ट में शादी की जा सकती, इंट्रा कास्ट शादी की जा सकती, मतलब 2 अलग अलग कम्युनिटियों में शादी की जा सकती, तो फिर क्या है, लड़की वाले के लिए चूज करने के ऑप्शन अधिक मिल जाएंगे, ठीक है। मान लीजिए एक कम्युनिटी जाट कम्युनिटी, ठीक है। अब उस जाट कम्युनिटी में से 10 आरएस का सिलेक्शन हुआ है इस बार, और बाकी दूसरी कम्युनिटी में से 90 आरएस का सिलेक्शन हुआ है। अगर यहाँ पे चूज करने का ऑप्शन होता, इंटर कास्ट मैरिज के अलावा इंट्रा कास्ट होती, दूसरी कास्ट में शादी करने का ऑप्शन होता, तो हो सकता है कि वो दहेज उतनी मात्रा में नहीं देना पड़ता, ठीक है। तो ये सीधी सी बात है कि इंटर कास्ट मैरिज होती है तो वहाँ पे संभावनाएं कम होती हैं अच्छे व्यक्ति मिलने के लिए, इसलिए ऑटोमेटिक जो है वो वहाँ वैल्यू बढ़ती है। पितृसत्तात्मक समाज है, ये आपको क्लियर पता है। तो दिखावा और झूठी प्रतिष्ठा हमारे यहाँ पे होती है कि भाई बहुत सारे लोग, तो मैंने ऐसा देखा है कि
दहेज नहीं मिल रहा है तो भी अपनी तरफ से मिला के 11 लाख की जगह 21 लाख कर लेते हैं, 31 लाख कर लेते हैं। तो दिखावा इंपॉर्टेंट हो गया, झूठी प्रतिष्ठा इंपॉर्टेंट हो गई। व्यक्तिवाद उपभोक्तावाद आप सबको पता है, इंडिविजुअल एंड मटेरियलिज्म में, इन द सेंस कि आप शादी के बाद में पहले दिन से ही आपको कार, एसी और ये सब चीज़ चाहिए आपकी, ये सीधी नॉर्मल सी बात है उपभोक्तावाद वगैरह। तो पैसे किसी को बुरे नहीं लगते, तो पैसे की मांग तो ऑटोमेटिक होने वाली है। तो ये कारण है, इनमें ऐसा तो कुछ है नहीं कि मैंने आपको कुछ नई चीज़ बता दी हो, सारे कारण आपको पता है, ठीक है। अब प्रभाव देखिए, अगर दहेज अगर आप ले रहे हैं, ठीक है, आपको लगेगा कि सर दहेज लेना कोई ऐसा कोई बड़ी बात तो नहीं है, क्योंकि हमने मेहनत करी है, मेहनत करके हम इस पोस्ट पे भी आए हैं, तो हमारा भी खर्चा हुआ है, तो हमारे माता पिता की इंटरनली डिमांड है कि जो खर्चा हुआ वो तो कम से कम निकलना चाहिए लड़की के पिताजी से। लेकिन इसका नेगेटिव इम्पैक्ट दूसरी जगह है, और दूसरी जगह कैसा है कि लालच जो होता है वो एक जगह पे रुकता नहीं है, लालच जो है वो बढ़ता रहता है धीरे धीरे। आपकी शादी हुई, मान लीजिए कि आपने 41 लाख ले लिए या 51 लाख ले लिए, फिर इंटरनली आपके माता पिता और डिमांड करने लगेंगे, शादी के बाद भी डिमांड करने लगेंगे, बेटा कि कार थोड़ी सी अच्छी नहीं मिली है, कार दूसरी डिमांड करो। 1 साल बाद और डिमांड करेंगे, बेटा कि कुछ चीज़ें और मंगा ली जाएँ उनसे, और 10-11 लाख रुपए ले लिए जाएँ। तो अगर आप डिमांड करते जाएं और लड़की के पिता से बार बार मांगते जाएंगे, तो हो सकता है कि एक कंडीशन में लड़के के पिता की हालत ख़राब हो जाए और वो सारी आपकी पूर्ति नहीं कर पाए। तो लालच ऐसी चीज़ होती है कि जब सामने वाला आपको पैसे नहीं दे पाता है, आप सबको पता होगा, आप में से बहुत सारे लोगों को इसका फेस भी किया होगा। तो अगर जब पूर्ति नहीं कर पाते हैं तो फिर क्या होता है कि आपके घर वाले लड़की को प्रताड़ित करने लगते हैं। तो महिला उत्पीड़न इसमें सबसे ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। आप अपने आस पड़ोस में ही एग्जाम्पल देख लीजिए, तो लैंगिक हिंसा होती है, लैंगिक अपराध होता है, लैंगिक अत्याचार होता है, ठीक है, लैंगिक भेदभाव होता है, बेटी का दायित्व माना जाता है और भ्रूण हत्या भी कर जाती है। मतलब हरियाणा जैसा राज्य, राजस्थान जैसा राज्य, तो वहाँ पे लड़की को एक बोझ माना जाता है, और बोझ मानने का कारण क्या है, ये दहेज। इसलिए कि जैसे ही बच्ची ने जन्म लिया तो वहाँ ये सोचते हैं कि इसका 15, 18, 20 साल बाद में जब शादी करेंगे तो इसकी शादी में मुझे 30 लाख रुपए देने पड़ेंगे, 50 लाख रुपए लेने पड़ेंगे, तो इसकी मैं व्यवस्था करने में ही निकल जाऊंगा 30-40 लाख की। तो इसलिए भ्रूण हत्या ही कर दी जाती है। तो लैंगिक भेदभाव बढ़ रहा है, भ्रूण हत्या बढ़ रही है इसमें, ओके। उसके बाद में महिला का वस्तुकरण हो जाता है, ऑब्जेक्टिफाई किया जाता है महिला को, महिला एक ऑब्जेक्ट हो गई, उसको एक पैसों के रूप में तोल करके भेजा जा रहा है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट के रूप में उसे प्रस्तुत किया जा रहा है, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्टिफिकेशन हो जाता है महिला का। उसके बाद में परिवार टूटते हैं, हत्या, आत्महत्या होती है, जो लड़की के पिताजी हैं वो ऋणग्रस्त हो जाते हैं, लोन लेकर के शादी करते हैं, कर्जा लेके शादी करते हैं और उसके डेट में फंस जाते हैं, उसके जाल में फंस जाते हैं, तो वो ज़िंदगी भर में परेशान रहते हैं। उसके अलावा बेमेल विवाह भी होते हैं। पैसा है तो फिर आप किसी के साथ में भी शादी कर सकते हो। ललित मोदी जो है वो सुष्मिता सेन के साथ में भी जो है विवाह रचा सकता है। तो रोकने के उपाय, अब कारण और प्रभाव तो ये नॉर्मल हैं, सब आपको पता ही है, ओके। रोकने के उपाय, रोकने के उपाय दो तरीके से होते हैं। नॉर्मली किसी भी चीज़ को रोकने के उपाय दो तरीके से हो सकते हैं। एक तो होता है कि सरकार ऊपर से प्रयास करे, और दूसरा होता है कि समाज खुद से जो है वो उठ खड़ा हो और जो कुप्रथा है उसे रोकने के लिए प्रयास करे। समाज के लोग खुद से जागरूक हों, जागरूक होकर के जो दहेज ले रहा है उसे समाज से बहिष्कृत करें, उसे रोकें, उसकी शादी में नहीं जाएं। तो ये होता है समाज के स्तर पे। तो समाज के स्तर पे क्या हो सकता है, जागरूकता फैलाओ, महिला शिक्षा को जोड़ दो। महिला शिक्षा अगर दी जाएगी तो महिला अपने आप सेल्फ डिपेंडेंस होगी, आत्मनिर्भर बनेगी, और आत्मनिर्भर महिला जो होती है किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं रहती है। तो दहेज की डिमांड अगर की जा रही है सामने वाले की तरफ से तो महिला मना भी कर देगी कि भैया मेरे पास में खुद की आत्मनिर्भरता है, मैं कोई ज़रूरत नहीं किसी दूसरे की रोटी की, ओके। तो महिला को आत्मनिर्भर बनाओ, जॉब दो। अंतर्जातीय विवाह की छूट हो तो क्या है कि और ऑप्शन मिल सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शन मिल सकते हैं। और जीवन साथी चुनने की आज़ादी भी होनी चाहिए कि अगर आप जीवन साथी चुन सकते हैं तो निश्चित सी बात है कि दोनों आपस में प्रेम विवाह करेंगे तो दोनों का सामंजस्य होगा पहले से ही, तो वहाँ दहेज की बात आएगी नहीं। तो ये तो समाज के स्तर पर हो सकता है। लेकिन सरकारी स्तर पे भी सरकार के द्वारा कुछ कानून बनाए गए हैं, और उन कानूनों का दुरुपयोग करने पे या उन कानूनों का पालन नहीं करने पे जो है आपको सज़ा मिलती है। जैसे दहेज निषेध अधिनियम 1961 बनाया गया था। पहले ही इसके बारे में अपना भारतीय दंड संहिता है, इंडियन पिनल कोड जो है 1860 में अंग्रेजों के टाइम बना हुआ है, उसमें आर्टिकल सेक्शन नंबर 304B और सेक्शन नंबर 498 ए,
तो 498 क्या है, दहेज की मांग करने पर सजा का प्रावधान है। और 304 में भी दहेज हत्या से संबंधित जो है वो मिनिमम 7 साल की जेल का सब प्रावधान है। तो एक तो आपको ये डाटा रटा होना चाहिए, क्लियरली याद होना चाहिए, ठीक है। तो ये पूरा कैसे भी रख लेना, आपने 498 का काफ़ी बार सुना होगा, ठीक है। इसका मिसयूज भी हो सकता है, वो बात अलग है, लेकिन यूज होना ज़्यादा जरूरी है। तो 498 दहेज की मांग करने पे सजा का प्रावधान है। और 304 का पार्ट बी सेक्शन नंबर 304 का, तो दहेज हत्या अगर किसी की होती है तो उससे रिलेटेड क्या सजा दी जानी चाहिए, इसका प्रावधान है। उसके बाद में 1961 में दहेज को रोकने के लिए अलग से एक्ट लाया गया। उसमें दहेज लेना और देना कानूनी अपराध है। इसमें वर मूल्य कन्या मूल्य दोनों ही शामिल हैं। और उसके अलावा भी इसमें यह भी प्रावधान है कि दहेज को अगर ले रहे हैं, दे रहे हैं, उसके अलावा दहेज में प्रथा में इसमें जितने भी लोग शामिल हो रहे हैं उनको भी जो है वो सज़ा मिल सकती है। लाइक जो पंडित जी शामिल हो रहे हैं, मंत्रोच्चार कर रहे हैं, उनको भी सज़ा मिल सकती है। बाकी और जो लोग उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं और उनके सामने, आंखों के सामने दहेज दिया जा रहा है, तो उनकी भी सज़ा मिल सकती है। लेकिन इसका पालन इतना किया नहीं जाता। ये सब आपको पता है, आप समाज में रहते हैं तो वास्तविकता आपको पता है। रोज़ाना किसी भी शादी में जाते हो तो दहेज लिया ही जाता है। जहाँ दहेज नहीं लिया जाता है वो रेयर केस होता है, और वो अपने आप में एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल भी होता है। मेरा सजेशन ये रहेगा, अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो आप दहेज नहीं लें, एक समाज में एग्जाम्पल प्रस्तुत करें। और बस कहना इतना है कि देखो, ऐसा है कि 30-31 लाख 45 लाख से कोई पेट नहीं भरने वाला है। वो ज़िंदगी भर आपके साथ नहीं रहने वाले हैं। आपको खुद की मेहनत करके ही कमाना पड़ेगा, ठीक है। चलो, आप दहेज सही गलत उस पर ज़्यादा डिस्कशन करने की बजाय ये एक पन्ना आप रट लेना, ठीक है। निबंध में आता है तो निबंध में लिख देंगे, और उसके अलावा अपने सोशलॉजी में आता है तो सोशलॉजी में लिख देंगे, 2 नंबर 5 नंबर में, ओके। ये धारा जरूर रट लेना, ये डाटा रट लेना, 8000 से अधिक NCRB नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो वाला, ओके। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के रूप में बाल विवाह, चाइल्ड मैरिज। सब लोग जानते हैं बाल विवाह क्या है, एक निर्धारित उम्र से पहले विवाह कर देना। वर्तमान विवाह की उम्र जो है वो पुरुष की 21 साल है और महिला की 18 साल है। अगर आप किसी महिला की शादी 18 साल से पहले कर रहे हैं तो बाल विवाह है, और किसी पुरुष की शादी 21 साल से पहले कर रहे हैं तो वो क्या है, बाल विवाह है, चाइल्ड मैरिज है, ओके। इससे रिलेटेड डाटा अगर देखें तो राजस्थान में सर्वाधिक बाल विवाह अक्षय तृतीया के दिन होते हैं। आप सबको पता है, अखा तीज के दिन जो है हमारे पूरे राजस्थान में छोटे छोटे बच्चों की शादी होती है और इमेजेस निकल के आते हैं और बहुत सारे लोग आपस में शामिल भी होते हैं, ठीक है। और थोड़ा डीप में देखें तो बूंदी जिला जो है वो हर साल जो है वो सबसे ज़्यादा बाल विवाह होते हैं, और गंगानगर में न्यूनतम होते हैं। तो ये डाटा हो गया। थोड़ा सा आप वहाँ कोष्टक में लिख देंगे, अगर बाल विवाह से रिलेटेड पूछा जाए तो इन तीनों पॉइंटों को लिख देना। अखातीज पे सबसे ज़्यादा होते हैं, बूंदी सबसे टॉप पे है, और गंगानगर न्यूनतम पे है। ऐसा लिख देंगे तो वह एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा एग्जामिनर के ऊपर, ओके। नेक्स्ट के रूप में कारण क्या होते हैं, वही सारे कारण होते हैं नॉर्मली, गरीबी होना, अशिक्षा, लड़की को बोझ माना, कौमार्य की अवधारणा, सामाजिक कुप्रथा। सबसे पहली बात तो ये सामाजिक कुप्रथा बना हुआ है बाल विवाह कर देना, ठीक है। दूसरा, लड़की को बोझ माना जाता है कि बड़ा होने के बाद में बहुत अधिक दहेज देनी पड़ेगी और कौन इतने दिन तक इसका पालन पोषण करे, कम उम्र में ही निकाल दिया जाए, शादी कर दी जाए। तीसरा, थोड़ा ऐसा होता है, मेंटलिबिलिटी वाला भी होता है कि ऐसा होता है कि लड़कियों की कौमार्य के रूप में भी उसे पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट में लिया जाता है कि अगर उम्र के साथ में लड़की का जो है वो कौमार्य नहीं रहा तो लोग शायद शादी नहीं करें, तो वो भी एक गलत पॉइंट के रूप में लिया जाता है। तो ये 4-5 पॉइंट आप थोड़ा सा लिख देना, गरीबी, अशिक्षा होना, कुप्रथा होना, लड़की को बोझ माना जाना, कौमार्य की अवधारणा, ये सब जो है, ठीक। कौमार्य की अवधारणा यानी वर्जिनिटी की अवधारणा, जो कि एक गलत अवधारणा है, वो एक कुप्रथा के रूप में, बायोलॉजिकल इसे हम प्रूव नहीं कर सकते। प्रभाव के रूप में अगर बात करें तो घरेलू हिंसा होती है। सीधी सी बात है यार, छोटी सी उम्र में शादी कर दी गई है, बच्ची की उम्र में, मतलब मान लीजिए कि किसी लड़की की 13-14 साल की उम्र में शादी कर दी गई है, तो पहली बात तो वहाँ पहुँचेगी तो वो बच्ची खुद बच्ची है और वो वहाँ घर के सारे काम करने लग जाएगी 24 घंटे। उसका जो बचपन है वो ख़त्म हो जाएगा। हो सकता है कि 15-16 साल की उम्र में उसके साथ में, क्योंकि कम उम्र है, उसके साथ में जो अगर सेक्सुअल अफेयर किया जा रहा है तो वो भी एक तरीके से लैंगिक अपराध में आ जाता है। फिर भी मान लीजिए कि 16 साल की उम्र में उसके साथ में शादी होने के बाद में उससे बच्चा भी हो जाता है। तो अब ये सोच के देखिए, जो लड़की 15-16 साल की खुद है और उसके अगर बच्चा पैदा हो जाता है तो वो अपने स्वास्थ्य पर कितना नेगेटिव इम्पैक्ट रहेगा उसका, क्योंकि वो परिपक्व नहीं है।
परिपक्व एज से पहले उसके बच्चे हो जाएंगे तो वो जिंदगी भर जो है उसका स्वास्थ्य खराब रहेगा। तो घरेलू हिंसा, लैंगिक हिंसा स्वास्थ्य पर प्रभाव कुपोषित कर शिकार रहती हैं। बचपन समाप्त हो जाता है, लड़की का अपरिपक्व उम्र में, इमेच्योर उम्र में ही माँ बन जाना, ये हमेशा ही उसके हेल्थ पे जो है वो प्रभाव डालता है। अब ये आप खुद से सोच लीजिए कि जब बच्ची के खुद के बच्चे की तरह रहने के दिन है, उस समय वो बच्ची पैदा कर रही है, तो वो एक तरीके से इमेच्योर है, तो उनका जो बच्चा भी पैदा हो रहा है या जो भी बच्चा आगे बढ़ने वाला है वो भी उतना सही सफल नहीं हो पाएगा। लड़की की शिक्षा से दूरी हो जाती है क्योंकि शादी हो गई तो ख़त्म करो, आपकी 10th पास हो गया, चलो। लिंग भेद होता ही है, गरीबी और बीमारी, वही सारे पॉइंट हैं, बस आप इनको रट लेना, ठीक है, कैसे भी करके रट लेना। वहाँ पूछ लिया जाए, ये पॉइंट लिख दोगे ना कोमा कोमा लगा के, तो आपको नंबर मिलेंगे। कहानियाँ बनाओगे तो शायद उतने नंबर नहीं मिलेंगे, जबकि ये पॉइंट लिखोगे तो नंबर मिलेंगे आपको। ओके, रोकने के उपाय दो ही तरीके से होते हैं। एक तो होता है सामाजिक स्तर पे। सामाजिक स्तर पे तो हमेशा वही चीज़ें, जागरूकता, शिक्षा का प्रभाव, बाल विवाह करने पर जो है समाज के द्वारा बहिष्कृत कर देना। एक समाज इकट्ठा होकर, मान लीजिए कि कोई भी कम्युनिटी XYZ की प्रजापत कम्युनिटी इकट्ठी हो जाती है और वो बोलती है कि हमारे गाँव में अगर कोई भी बाल विवाह करता है तो उस व्यक्ति को हम समाज से बहिष्कृत कर देंगे। तो ये समाज के इस लेवल पे खुद से उठ खड़े होना। इवन एक बहुत सारी जगह आप सुनते होंगे कि लड़की खुद से खड़ी होकर के जाती है SP DSP के पास में कि मैं पढ़ना चाहती हूँ और मेरे घर वाले शादी करते हैं, तो DSP SP या पुलिस अधिकारी जो होते हैं वो पूरे निर्देश देते हैं और उस बच्चे की शादी रोकवाते हैं। अखबारों में ऐसा आता है। तो ये जागरूकता और शिक्षा के प्रसार से ही संभव है। लड़की को अपने अधिकारों के बारे में पता होगा तो ही संभव है। ये तो सामाजिक स्तर पे। उसके बाद में इसे रोकने के लिए सरकार के स्तर पे बहुत सारे प्रयास किए गए, ठीक है। अंग्रेजों के समय पे कानून द्वारा शादी की उम्र फिक्स की गई थी। 1860 में पहले 10 वर्ष किया गया था, 1892 में 12 वर्ष, ठीक है, कि 12 वर्ष के बाद में ही करनी है। 1860 में इसे 10 वर्ष किया था। अब ये सब किया था राजा राम मोहन राय और दयानंद सरस्वती ने बहुत दिन तक मेहनत करी थी। अंग्रेजों से बोला था कि कम से कम इतना तो उम्र करवा दो, 10 साल और 12 साल तो करवा दो, क्योंकि पहले 3-4 साल की उम्र में ही शादी हो जाती थी। तो अंग्रेजों के समय पे 1860 में 10 वर्ष की गई थी, फिर 1892 में जो बढ़ाकर 12 वर्ष कर दी गई थी। हमारे राजस्थान की बात करें तो सबसे पहले जोधपुर के जो रियासत थी वहाँ पे बाल विवाह प्रतिबंधन कानून बनाया गया। तो ये जो कानून बनाया गया था वो बाल्टरकृत राजपूत हितकारिणी सभा के सुझाव पे जो है वो बनाया गया था। तो सबसे पहला प्रयास किसके द्वारा किया गया है? जोधपुर राज्य के द्वारा, जोधपुर रियासत के द्वारा किया गया है बाल विवाह को रोकने के लिए। उसके अलावा अलवर में 1903 में अनमेल विवाह, ठीक है, और बाल विवाह। अनमेल विवाह मतलब जिनका कोई मेल नहीं है, कोई 50 साल का बुजुर्ग व्यक्ति है और 10 साल की छोटी सी बच्ची है, उसका विवाह हो जाना, इस तरीके का अनमेल विवाह होता है। तो अनमेल विवाह और बाल विवाह को रोकने के लिए कानून बनाया था अलवर ने। उसके बाद में 1929 की बात है, अजमेर में शारदा एक्ट पारित किया गया था हरबिलास शारदा के प्रयास पे, और इसमें विवाह की उम्र रखी गई थी मेल की 18 साल, यानी पुरुष की 18 साल और फीमेल की 14 साल। ये जो एक्ट है ये अंग्रेज़ों के द्वारा, क्योंकि अजमेर वाला जो पार्ट था वो अपना सेंट्रल प्रोविंस के रूप में आता था, वहाँ पे रियासतें नहीं थी, डायरेक्ट अंग्रेज़ों के कंट्रोल में था, जैसे हम बोल सकते हैं केंद्र शासित प्रदेश। तो अंग्रेज़ों के द्वारा अजमेर में शारदा एक्ट पारित किया गया था, और वो एक्ट जो है वो हमारा 2006 तक माननीय रहा था एक तरीके से, ठीक है। फिर अपने यहाँ पे उसके अलावा केंद्र सरकार ने भी फिक्स कर दिया था 1821 वाला, लेकिन राजस्थानी लेवल पे वो था। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना कि ये 2 नंबर में पूछा गया था कि शारदा एक्ट क्या है, बस शारदा एक्ट क्या है, बस। अब ये टॉपिक है तो इसमें अपने आप ऑटोमेटिक आ ही जाता है शारदा एक्ट क्या है। तो 1929 में हरबिलास शारदा जी के सुझाव पर अंग्रेज़ों के द्वारा शादी की उम्र पुरुष के लिए 18 वर्ष और महिला के लिए 14 वर्ष कर देना शारदा एक्ट में डिसाइड किया गया था, शारदा एक्ट में निश्चित किया गया था। आगे बात समझ में? ये इस तरीके से लिखते तो आपको 2 नंबर पूरे मिलेंगे। फिर उसके बाद में 2006 में बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 आया है, जिसमें मेल की उम्र 21 वर्ष और फीमेल की 18 वर्ष निर्धारित कर दी गई है। वर्तमान में यही है, ठीक है। ये इसमें प्रावधान है, कुछ खास प्रावधान नहीं है, सब पता है। बाल विवाह को निरस्त किया जाना, अगर बाल विवाह हो गया तो कैंसिल करो उस बाल विवाह को। माता पिता को दंड दो, पीड़ित बालिका को भरण पोषण का प्रावधान करो कि अगर पीड़ित बालिका से जिसकी शादी हुई है उसको माता पिता रखेंगे, या तो माता पिता नहीं रख रहे हैं तो उसका भरण पोषण की जिम्मेदारी माता पिता लेंगे।
उसके बाद में बाल विवाह से जन्मे बालक का भरण पोषण का भी जो है वो जिम्मेदारी होनी चाहिए, तो वो भी सरकार कैसे भी करके कानून के द्वारा प्रावधान करवाए। उसके बाद में बाल विवाह का अनुष्ठान करने वाले को दंड, पंडित जी अगर बैठे हैं और छोटे बच्चों की शादी करा रहे हैं तो उनको भी दंड का प्रावधान है। बाल विवाह करने वाले वयस्क पुरुष को दंड दिया जाएगा। अगर कोई 18 साल से बड़ा लड़का है और 21 साल से कम का है तो उसको अगर शादी कर रहा है और पता चल जाता है तो उसको दंड मिलेगा। मान लीजिए आप 20 साल के हो, आपके घर वाले आपकी शादी कर रहे हैं, तो आप समझदार हो, आपको पता है कि बाल विवाह जो है वो अपराध है, तो भी आप उस अपराध में शामिल हो रहे हो। लड़की के लिए कोई दंड का प्रावधान नहीं है क्योंकि उसकी सुनी नहीं जाती है, लेकिन लड़का उसके पास में पता है, वो प्रतिरोध कर सकता है, तो भी वो प्रतिरोध नहीं कर रहा है। तो निश्चित सी बात है, उन्होंने कहा है कि 18+ वाले लड़का अगर शादी कर रहा है 21 साल की उम्र से पहले या कम उम्र की लड़की के साथ में, तो उसको जो है वो दंड का प्रावधान मिलेगा ही मिलेगा। ओके, सो ये अपना हुआ बाल विवाह। जो ये चीज़ें हैं 3-4 बार रट लेना, वैसे तो इसमें कुछ भी नया नहीं है, वही चीज़ें हैं, मैंने उनको क्रिप्स कर दिया है। आप क्या करते, बाल विवाह पे कहानियाँ बना देते, 50 बातें एक्स्ट्रा बोल देते, लेकिन की पॉइंट नहीं रख पाते। ये जो पॉइंट है ना, ये याद रख लेना बस कैसे भी करके, और ये नए नहीं है, ये सब आपको पता है, बट सिस्टमेटिक वे में याद रखना। एक पेज में ये चीज़ याद कर लोगे तो आप बाल विवाह पे एक निबंध भी लिख सकते हो आराम से, 500 शब्दों में निबंध लिख सकते हो आराम से। ओके, फिर उसके बाद में हम बात करते हैं तलाक यानी डिवोर्स के बारे में। तीसरा पॉइंट है अपना इस महिलाओं से रिलेटेड, बाल विवाह हो गया, दहेज हो गया, तीसरा पॉइंट तलाक। वही परिभाषा क्या है, डाटा क्या है, कारण क्या है, प्रभाव क्या है, रोकने के क्या उपाय हैं। ठीक है, तलाक विवाह या विवाह का सामाजिक व कानूनी रूप से विघटन हो जाना। शादी हुई पुरुष और महिला की, शादी होने के बाद में 3 साल बाद में, 4 साल बाद में पता चल रहा है कि भाई आपस में नहीं बन रही है, दोनों की विचारधाराएं नहीं मिल रही हैं, दोनों में बहुत सारी चीज़ों में मतभेद है, और महिला के साथ में या पुरुष के साथ में, किसी के साथ में भी उत्पीड़न हो सकता है। दोनों तरीके से होता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही साइड में होता है। पुरुष महिला का ही उत्पीड़न नहीं करता है, बहुत सारे केसेस ऐसे भी आते हैं जहाँ पे महिलाएं पुरुषों का उत्पीड़न भी कर देती हैं। ठीक है, तो अगर नहीं बन रही है तो सामाजिक रूप से और कानूनी रूप से दोनों का अलग हो जाना क्या कहलाता है, तलाक। पुराने समय पे ये कॉन्सेप्ट था ही नहीं, अपना हिंदू रीति रिवाज था, उसमें विवाह को एक पवित्र बंधन माना जाता था। इसे जो है वो ऊपर से रब ने बना दी जोड़ी के रूप में कॉन्सेप्ट लिया जाता था। लेकिन वर्तमान समय में क्या होता है, बहुत सारे बेमेल विवाह हो जाते हैं, दोनों की जब विचारधाराएं नहीं मिल रही हैं तो फिर वो अलग होना ही होता है। अभी कुछ समय पहले आपने 2 IAS टॉप अधिकारियों का भी देखा होगा कि बहुत अच्छे टॉप अधिकारी थे, लेकिन बाद में पता चला कि दोनों की जो विचारधारा है वो मिल ही नहीं रही है, तो उन्होंने कहा चलो अलग हो जाते हैं। तो वो अलग होना दोनों तरीके से, सामाजिक रूप से समाज भी मान्यता देगा, ठीक है अलग हो गए, कानूनी रूप से भी, क्योंकि विवाह का उन्होंने पंजीकरण कराया है। उसके बाद में कानूनी रूप से एक पूरी प्रोसेस होती है साल 6 महीने के अंतर्गत, उसमें जज मौका भी देता है कि आप दोबारा से रीयूनियन कर लें, लेकिन अगर लग रहा है कि नहीं हो सकता रीयूनियन तो फिर वो जो तलाक हो जाता है। ओके, विवाह का सामाजिक व कानूनी रूप से विघटन हो जाना। इससे रिलेटेड डाटा हमारे इंडिया में जो है वो इसके कारण तलाक जो है वो नाम मात्र रेशियो है 1%। अब मुझे कंफर्म नहीं है क्योंकि आप और भी सर्च कर लेना, मैंने कहीं पे ये भी पढ़ा था कि 3% तक डाटा है, बट मैंने ज़्यादातर जगह यही पढ़ा है कि 1% डिवोर्स रेशियो इंडिया में है, यानी जितनी शादियां होती हैं उनमें से सिर्फ 1% शादियां टूटती हैं। बाकी धीरे धीरे ये बात भी है कि जैसे जैसे समय बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे महिलाओं को अपने अधिकारों के बारे में पता चलता जाएगा, शोषण के खिलाफ वो आवाज़ उठाना शुरू कर देंगी, तो ये रेशियो ऑटोमेटिक बढ़ने लग जाएगा। और जैसे जैसे वेस्टर्नाइजेशन होता जाएगा तो बढ़ता जाएगा, क्योंकि अमेरिका में वर्तमान समय में आधी शादियाँ टूट जाती हैं, शादी हुई तो उसमें से 50% शादियाँ टूट जाती हैं। इंग्लैंड में 33% शादियाँ टूट जाती हैं, यानी 3 शादियों में से 1 शादी टूट जाती है। तो वेस्टर्न कंट्रीज में ये है बिल्कुल नॉर्मल सी बात है और बहुत आसान प्रक्रिया है वहाँ पे। अब तो वहाँ पे लिव इन का कॉन्सेप्ट भी चलने लग गया है, शादी के बजाय सीधा ही रहने लग जाएं। ठीक है, इंडिया में इसका डाटा थोड़ा सा याद रखना, 1% डिवोर्स रेशियो है इंडिया में, यानी 100 में से 1 शादी ही टूटती है। इसके कारण क्या है, सबको पता है, आधुनिकीकरण हो रहा है, तो मैरिज ये म्यूचुअल कॉन्ट्रैक्ट हो गया है। पहले एक पवित्र बंधन था, रब ने बना दी जोड़ी थी, अब भाई ठीक है हम दोनों की समझ के ऊपर है, अगर जिस समय हमारी समझ नहीं बन रही है तो हम जो है वो अलग हो जाएंगे, म्यूचुअल कॉन्ट्रैक्ट होगा। ये आधुनिकीकरण यानी वेस्टर्न कल्चर में ये कॉन्सेप्ट है, वहाँ से हम भी लेकर आ रहे हैं। तलाक की समाज में स्वीकृति,
पहले तलाक वाले जो महिला होती थी या तलाक वाला जो पुरुष होता था उसको बहुत ज़्यादा हीन भावना से और बहुत हे दृष्टि से देखा जाता था। लेकिन अब धीरे धीरे समाज भी समझ रहा है कि भाई तलाक हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, तो समाज अब उसे स्वीकृति देने लग गया है। ठीक है, क्योंकि विचारधारा का मतभेद होना या अत्याचार से दूर होना, अधिकारों के लिए लड़ना, ये अच्छी बात है। समाज जैसे जैसे शिक्षित होता जा रहा है वो अपने अधिकारों के रिलेटेड और जो दूसरे लोग हैं उनके अधिकारों के रिलेटेड भी बात कर रहा है। तो तलाक को समाज में स्वीकृति मिल गई है, यानी इंडिविजुअलिज्म पे ही जो है वो पूरा समाज जोड़ दे रहा है कि ठीक है अलाउ है। घरेलू हिंसा, दहेज की मांग और शराबी सदस्य घर का। घरेलू हिंसा इन द सेंस कि पति पत्नी की पिटाई कर रहा है, इमोशनली ब्लैकमेल कर रही है पत्नी पति को। मे भी दोनों साइड से हो सकता है, मैं सिंगल साइडेड नहीं बोलूँगा, दोनों साइड से हो सकता है। लेकिन मोस्ट केसेज में क्या होता है, पुरुष के द्वारा महिला के साथ में अत्याचार किया जाता है, मोस्ट केसेज में ये होता है। ठीक है, दहेज की मांग करना, दहेज की मांग की जाएगी तो तलाक, शादी टूट सकती है। भाई कितने देर तक जो है वो दहेज की पूर्ति की जाएगी? मान लीजिए शुरुआत में आपकी पूर्ति कर दी, फिर आप दोबारा से मांग करने लग जाएंगे, तीसरी बार। आप नॉर्मली सुनते भी होंगे, खबर भी सुनते होंगे, और अच्छी बात है इस तरीके की दहेज की मांग करना, मतलब मूर्खतापूर्ण बात है। मैंने खबरें सुनी है जैसे कि शादी हो रही है, लड़के वाले जो है वो मंडप में पहुंच गए हैं और मंडप में पहुंच करके बोलेंगे कि हमें गाड़ी चाहिए। तो बहुत सारी अगर शिक्षित लड़की है, समझदार लड़की है, तो वो बोल देगी भाई साहब आप जाओ, निकलो अब यहाँ से, खाली हाथ जाओ, हम मुझे शादी नहीं करनी। क्योंकि पहले दिन ही आपने इमोशनल ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया, पहले दिन ही आपने दहेज की मांग शुरू कर दी, पहले दिन ही अत्याचार शुरू कर दिया, तो ज़िंदगी तो मेरी झंड कर दोगे आप, तो फिर आप निकलो। यही है घरेलू हिंसा, दहेज की मांग करना। शराबी सदस्य, पति अगर शराबी है और वो रात दिन शराब पी करके आ रहा है, महिला की पिटाई कर रहा है, तो सीधी सी बात है यार, एक समय तक सहन करने की क्षमता होती है, उसके बाद में वो अलग होने का। फिर उसके अलावा बहुत सारे कारण ये भी होते हैं, नपुंसकता, बांझपन, यानी पुरुष अगर नपुंसक है, बच्चे पैदा करने की उसकी जो क्षमता नहीं है, तो फिर महिला को या महिला के घर वाले या इवन अगर समझदार हैं तो लड़के के घर वाले भी बोलते हैं कि भाई इस लड़की को कहीं दूसरी जगह शादी कर देनी चाहिए ताकि ये अपना परिवार आगे बढ़ा सके, वंश आगे बढ़ा सके। उसके अलावा बांझपन, अगर कोई महिला बच्चा पैदा नहीं कर पा रही है तो तलाक हो जाता है, क्योंकि माता पिता को चाहिए कि हमारे घर में एक नया राजकुमार आना चाहिए। बांझ अगर महिला है तो वो नहीं कर पाता, तो फिर तलाक होने की संभावना है। पति पत्नी का अनैतिक आचरण भी हो सकता है चीज़ में। दोनों मतलब ये है कि मतभेद हो जाना किसी भी चीज़ से रिलेटेड। और कानूनों का उदारीकरण, कानूनों ने भी अलाउ कर दिया है, तो सीधी सी बात है कि जब अत्याचार होगा, जब शोषण होगा, तब वो कानूनों का सहारा लेने लग जाएंगे, ठीक, तब तलाक होगा। ओके, और ये ऐसा मैं नहीं कह रहा कि तलाक सही है या गलत है, सारी चीज़ें अपनी जगह अपनी सही हैं। ओके, उसके बाद में भारत में तलाक का आधार अगर देखा जाए तो हिंदू विवाह अधिनियम है 1955 का, इसमें व्यभिचार, क्रूरता और मानसिक विकार के आधार पर भी तलाक दिया जा सकता है। और मुस्लिम विवाह अधिनियम 1939 में मुसलमान समाज के लिए विवाह का जो है वो तलाक का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, इसमें 3 तलाक वाला कॉन्सेप्ट भी आता है, वो हम देखेंगे अभी थोड़ी देर में। तलाक का प्रभाव क्या होता है? विवाह जैसे पवित्र संस्कार पर प्रश्न चिन्ह लग जाता है, दोनों पक्षों के लिए वित्तीय कठिनाई आ जाती है। ठीक है, तलाक की प्रोसेस जो होती है वो उतनी आसान नहीं होती है, तलाक की प्रोसेस भी काफ़ी टफ होती है। ठीक है, आप तलाक जो फाइल करना चाहते हैं उसके बाद में उसे प्रोसेस होने में साल, 1.5 साल, 2 साल, 3 साल तक लग सकता है, और बार बार में आपको कोर्ट के चक्कर भी लगाने पड़ सकते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा वित्तीय कठिनाई आ सकती हैं। और बच्चों के लिए बेहद कठिन जीवन। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह तलाक का प्रभाव कि आपकी शादी हो गई और आपके बच्चे हो गए, उसके बाद आप अलग हो रहे हो, तो सबसे बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट बच्चों पे पड़ रहा है, क्योंकि उनका बचपन ख़त्म हो जाता है आपके लड़ाई झगड़ों के कारण। यानी पति पत्नियों की लड़ाई झगड़े हैं, उनके कारण उनका बचपन जो है वो एक बहुत नॉर्मल रहने की बजाय एबनॉर्मल हो जाता है। समाज में हे नज़र से भी देखा जाता है, थोड़ा बहुत तो देखा जाता है। अब धीरे धीरे इस कॉन्सेप्ट को ख़त्म किया जा रहा है, लेकिन फिर भी अगर कोई तलाकशुदा महिला है तो उसे अपॉर्चुनिटी के रूप में लिया जाता है और उसे हे नज़र से देखा जाता है। ठीक है, उसके बाद में 3 तलाक का मुद्दा चलता है, जिसे हम तलाक के बिद्दत भी कहते हैं। ठीक है, तो ये जो है पहले केस था 1986 में, शाहबानो केस था। तब सुप्रीम कोर्ट ने, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने तब डिसीजन दिया था कि 3 तलाक के मुद्दे को ख़त्म किया जाना चाहिए। लेकिन उस समय राजीव गांधी जी की सरकार थी, तो उन्होंने हाई कोर्ट के निर्णय को ही पलटवा दिया था। तो उस समय तो मामला दब गया था, लेकिन अभी जैसे ही बीजेपी सरकार आई तो इनके तो एजेंडा में है यूनियन सिविल कोड, सभी के लिए समान नागरिक संहिता कानून लेके आना, तो वो धीरे धीरे एक एक करके प्रोसेस ही होगी। तो 3 तलाक का मुद्दा आता है। इंदौर की एक महिला है सायरा बानो नाम की, तो उनके पति उन्हें तलाक दे देते हैं, तो फिर वो केस करती हैं कि मेरा भरण पोषण की जिम्मेदारी दिलवाओ।
ठीक है, और इन्होंने 3 तलाक के बोल के तलाक 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 इस तरीके से बोल के ही मुझे जो है वो डिवोर्स दे दिया है। तो 3 तलाक क्या होता है, मुस्लिम समाज में 3 बार तलाक बोल करके विवाह विच्छेद की प्रक्रिया। अब इसमें बहुत सारे डिबेट की जा सकती है कि भाई कुछ मुस्लिम बोलते हैं कि भाई एक महीने का 3 महीने का 6 महीने का गैप होना चाहिए तीनों को बोलने में। कुछ बोलते हैं कि मोबाइल और डाटा इनके असरदार पर नहीं दे सकते, लेकिन ये अपने आप में कुप्रथा है। कुप्रथा इसलिए है कि बिना कानूनी प्रक्रिया के आपने तलाक 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 ऐसे बोल दिया और तलाक हो गया, यानी महिला की ज़िंदगी हर समय रिस्क पे है। पता नहीं कब पति का मूड बदल जाए, किस बात पे मूड बदल जाए और तलाक दे दे। क्योंकि शादी होने के बाद में महिला पति के घर में ही रहना पसंद करती है। उसको बहुत सारी जो है वो वित्तीय परेशानी हो सकती है, उसके पास में बहुत सारी जिम्मेदारियों की परेशानी हो सकती है अगर वो अकेले रहेगी तो हमेशा उसके दिमाग में टेंशन रहेगी कि इसने अगर 3 तलाक कह दिया तो मेरी तो ज़िंदगी झंड हो जाए। तो यही चीज़ है कि 3 तलाक मुद्दे पे जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन दिया कि सरकार कानून बनाए, और सरकार ने ट्रिपल तलाक एक्ट करके लेकर आई सितंबर 2008 में। 3 तलाक बिल लेकर के आई। 3 तलाक का देना संज्ञेय अपराध है। अब इस तरीके से आप नहीं कर सकते कि 3 बार बोला और डिवोर्स हो गया। ये करना भी अपराध बता दिया अब सरकार ने। पुलिस बिना वारंट अपराधी को गिरफ्तार कर सकती है, तो अच्छी बात है। पीड़ित महिला गुजारा भत्ते का दावा कर सकती है, ठीक है। वो प्रोसेस के थ्रू होगा। ऐसा नहीं है कि मुसलमान समाज में तलाक नहीं हो सकता, तलाक हो सकता है, लेकिन एक पूरी प्रोसेस के थ्रू होगा, कानूनी प्रोसेस के थ्रू होगा, मन मर्जी तलाक नहीं होगा, ठीक। तो ये बात है 3 तलाक का मुद्दा। तो अगर 3 तलाक मुद्दे पे 2 नंबर में या 5 नंबर में पूछा जाए तो ये पॉइंट लिख दोगे तो आपको मार्क्स मिलेंगे, निश्चित सी बात है। तो ये आपका तीसरा जो है वो पॉइंट तैयार हो चुका है। तलाक एक पेज आप रट लेना, समझाने की इसमें से कुछ स्पेशल नई बात नहीं है, वही चीज़ें आपने शायद पढ़ी हैं सब की सब। उसके बाद में हम बात करते हैं नेक्स्ट, करप्शन, भ्रष्टाचार। तो वही क्या है, कारण क्या है, प्रकार क्या है, प्रभाव और समाधान क्या है। मैं पढ़ता हूँ, फास्ट पढ़ता हूँ। भ्रष्टाचरण ऐसा कार्य जो अपने स्वार्थ सिद्धि की कामना के लिए समाज के नैतिक मूल्यों को ताक पर रखकर किया जाता है, भ्रष्टाचार कहलाता है। भ्रष्टाचार ऐसा है कि भ्रष्टाचार सिर्फ सरकारी संगठनों में नहीं होता, भ्रष्टाचार निजी संगठनों में भी हो सकता है, भ्रष्टाचार कहीं पे भी हो सकता है। उसमें क्या होता है कि आप नैतिक मूल्यों को ताक पर रख देते हो और सिर्फ खुद के स्वार्थ की पूर्ति के लिए दूसरों के साथ में भ्रष्ट आचरण करना और उनसे जो है वो अवैध वसूली करना, ये भ्रष्टाचार होता है, ठीक है। भ्रष्टाचार नॉर्मली हम जो सोचते हैं वो ऐसा सोचते हैं कि भाई सिर्फ सरकारी लोग करते हैं। सरकारी लोग इन द सेंस कि आपको ट्रांसफ़र करवाना है तो पैसे दो, ठीक है। आजकल तो ये भी हो रहा है कि नौकरी लगनी है, पैसे दो, पेपर आउट हो जाएगा, पैसे दो, सारे काम हो जाएंगे। तो भ्रष्टाचार है। आपको कहीं कॉन्ट्रैक्ट लेना है, सरकारी अधिकारी को पैसे दो तो आपको जो है वो कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएगा, ठीक है। बस सीधी सी बात है कि लालच एक बहुत बुरी चीज़ है। ये अगर आप समझ जाते हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं समझते हैं तो ज़िंदगी भर पैसे तो कमा लेंगे लेकिन अशांति हमेशा रहेगी, ठीक है। तो भ्रष्टाचार बात वही जो मैंने आपको समझा दी। रिलेटेड डाटा अगर बोलना चाहूँ तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल कहती है, इसके अगर परिभाषा इस संस्था के अनुसार मैं बोलना चाहूँ तो परिभाषा है, व्यक्ति सौंपी गई शक्ति का निजी लाभ के लिए दुरुपयोग करता है तो वो क्या कहलाता है, भ्रष्टाचार कहता है। आपको कोई जिम्मेदारी दी गई है, पुलिस अधिकारी के रूप में आपको लोगों की सेवा करनी है और लोगों की सुरक्षा का जिम्मेदारी आपके ऊपर है। आप थाने में बैठे हुए हो, थानेदार के रूप में आपके पास में कोई महिला अपनी शिकायत लेके आती है तो आपकी जिम्मेदारी एक्चुअली में आपको वहाँ कर्तव्य दिया गया है कि आप उस कर्तव्य को पूरा करें। लेकिन आप क्या करेंगे, मान लीजिए कि आपके इंटरनली लालच जागेगा, बोलेंगे कि भाई साहब साइड से 5,000 या 10,000 रुपये दे दो तभी FIR करेंगे, तभी आगे की प्रोसेस करेंगे। अगर दूसरी पार्टी ने आपको 20,000 रुपये दे दिए तो आप FIR को कैंसिल भी कर देंगे। तो जो आपको जिम्मेदारी दी है उसे निजी स्वार्थ यानी पैसे के लिए उस जिम्मेदारी से जो है वो भटकाव कर लेना, दुरुपयोग कर लेना, ये होता है। सेकंड आर्ट के अनुसार जो है वो भ्रष्टाचार की एक परिभाषा है, भ्रष्टाचार इक्वल टू एकाधिकार प्लस विवेक माइनस जवाबदेही। उसमें जो है वो आपकी अकाउंटेबिलिटी खत्म कर दी गई है, जवाबदेही नहीं रही है। एकाधिकार और विवेक आपको मिला हुआ है। एकाधिकार यानी आपको पावर मिल गई, मेंटली आप खुद का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन आपको पीछे से चेक करने वाला कोई है नहीं तो ऑटोमेटिक भ्रष्टाचार होने वाला है। ऐसा सेकंड आर्क यानी द्वितीय एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन, द्वितीय प्रशासनिक सुधार कानून जो कमीशन था उसके द्वारा जो है वो ये परिभाषा दी गई थी। तो ये रट लेना, भ्रष्टाचार इक्वल टू आपको जो एकाधिकार यानी मोनोपोली दी गई है, पावर दी गई है, प्लस आपका स्वयं का विवेक माइनस
अकाउंटेबिलिटी यानी जवाबदेही नहीं है तो ऑटोमेटिक भ्रष्टाचार होने वाला। कारण इनमें कुछ समझाने का है क्या? लालच और असंतुष्टि, ठीक है। देश का लचीला कानून भी लचीला है। सबसे बड़ा कारण तो यही है कि अगर भ्रष्टाचार करने वाले को तुरंत और कठोर सजा मिल जाए तो शायद दूसरे लोगों के लिए एग्जाम्पल हो जाएगा। लेकिन होता क्या है कि आपने खूब हजारों करोड़ों रुपए कमा लिए, तो अगर आप एसीबी ट्रैप कर लेती है आपको, तो वो प्रोसेस धीरे धीरे चलता रहेगा। आप जमानत के बाहर रहेंगे और पूरा जो है वो 20 साल 30 साल तक वो चलता रहेगा। उसके बाद में नॉर्मली आदमी की मृत्यु हो जाती है 70-80 साल की उम्र में, तो उसको सजा ही नहीं मिल पाती है। तो लोगों को कानून का डर है ही नहीं प्रॉपरली, ठीक है। उन्हें पता है कि बाईपास कैसे करना है सिस्टम। तो सबसे इंपॉर्टेंट भ्रष्टाचार का कारण तो ये है देश का लचीला कानून। अगर फास्ट ट्रैक कोर्ट के थ्रू उसे तुरंत सजा दे दी जाए तो दूसरे लोगों के लिए एग्जाम्पल बन सकता है। अगला है राजनीतिक दलों का स्वहित की प्राथमिकता देना। ये भी बात है कि राजनीतिक दल अपने स्वहित के लिए प्राथमिकता देते हैं। इन द सेंस कि मान लीजिए कि हमारे राजस्थान के जो प्रधान सीएम जो हैं, मुख्यमंत्री जी जो हैं, कोई से भी हों, अशोक गहलोत जी हों या वसुंधरा जी हों या कोई और भी हों, तो वो क्या करेंगे कि अपने विरोधियों को तो एसीबी या बाकी टीम के ट्रैप करवा लेंगे, लेकिन अपने जो सहयोगी हैं उनको भ्रष्टाचार में इन्वॉल्व करते रहने देंगे, उनके खिलाफ एसीबी की कार्रवाई नहीं करने देंगे। तो राजनीतिक इच्छा शक्ति पर भी डिपेंड करता है। अशिक्षा और आदत, अशिक्षा बच्चों को, लोगों को अगर पता नहीं है, बट ये अशिक्षा तो रही नहीं, नॉर्मली सबको पता है कि भाई इस व्यक्ति की क्या जिम्मेदारी है क्या नहीं है। आप पुलिस में जा रहे हो कोई शिकायत करने, तो आपको पता है कि वहाँ पे पैसा देने की ज़रूरत नहीं है, पुलिस के लिए सरकार पैसा दे रही है और आप टैक्स के रूप में सरकार को पैसा दे रहे हो। तो पहले क्या होता था, लोगों को पता ही नहीं होता था, तो उस समय क्या होता है, बका दिया जाता था, मूर्ख बना दिया जाता था कि भाई इस फाइल को भरने के लिए 1000 रुपये की सरकार ने फीस रखी हुई है। बट ऐसा आजकल है नहीं। उसके अलावा आदत बन गई है, हैबिट बन गई है, लोगों को पैसा चाहिए, बस सीधी सी बात है। भ्रष्टाचार के प्रकार होते हैं, एक होता है मिलीभगत भ्रष्टाचार, एक होता है ज़बरदस्ती भ्रष्टाचार। तो मिलीभगत जो होता है जब रिश्वत देने वाले और लेने वाले दोनों अवैध तरीके से व्यक्तिगत लाभ के लिए भ्रष्टाचार करें, तो वो होता है मिलीभगत भ्रष्टाचार। इन द सेंस कि दोनों साइड से, एक साइड में जैसे मैं एग्जांपल बोलूं कि एक साइड में है अपना खान विभाग का सचिव, ठीक है, खान विभाग का सचिव, और एक साइड में है इधर ठेकेदार, ठीक है। अब यहाँ पे कहीं पे खान लीज पे दी जानी है, तो ये ठेकेदार इनडायरेक्टली पहले ही इस खान विभाग के सचिव को पहले ही रुपए दे देगा, 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ जो भी रुपए देने होंगे। तो इधर की साइड से खान विभाग वाला सचिव क्या करेगा, इस ठेकेदार के लिए खान का लीज पे आवंटित कर देगा। तो दोनों साइड से मिलीभगत करके अगर किया जा रहा है तो उसे मिलीभगत भ्रष्टाचार कहलाता है, जब रिश्वत देने वाले और लेने वाले दोनों अवैध तरीके से व्यक्तिगत लाभ के लिए भ्रष्टाचार करें। इससे रिलेटेड बात बोहरा समिति जी ने बोली थी, एक बोहरा समिति बनी थी भ्रष्टाचार से रिलेटेड, तो उन्होंने बोला था कॉरपोरेट्स, सरकारी अधिकारी आपस में एक दूसरे के साथ में जुड़े हुए हैं, और कॉरपोरेट्स यानी ये जो व्यावसायिक जगत है और सरकारी अधिकारी एक दूसरे के साथ में मिल करके बड़े प्यार से जो है वो भ्रष्टाचार करते हैं, तो इसे बोला जाता है मिलीभगत भ्रष्टाचार। एक होता है जबरदस्ती भ्रष्टाचार, इसमें कमजोर, पीड़ित, वंचित समुदाय का शोषण या अत्याचार होता है, सरकारी अपराधियों के द्वारा ऐसा किया जाता है। वही जो मैंने बात बोली थी जबरदस्ती, भाई किसी गरीब व्यक्ति को उसकी कोई सामान खो गया है या उसके उसके खिलाफ किसी ने जो है वो मारपीट कर दी और वो वहाँ शिकायत करने जाता है, तो पुलिस वाला बोलेगा FIR करने के लिए 5000 रुपये दो, इस काम के लिए 10,000 रुपये दो। तो वहाँ पे क्या हो रहा है, आप ज़बरदस्ती उसके साथ में भ्रष्टाचार कर रहे हो। एक सवाल आता है कि भाई राजनीतिक भ्रष्टाचार से आप क्या समझते हैं, ठीक है, 2 नंबर में आया था या 5 नंबर में आया था, वो देख लेना आप। तो राजनीतिक भ्रष्टाचार क्या हुआ, राजनीतिक शक्तियों का दुरुपयोग करना अपने स्वार्थ के लिए, वो राजनीतिक भ्रष्टाचार होता है। उसमें आप एग्जाम्पल के रूप में मंत्रियों को ले सकते हो, बड़े बड़े अधिकारियों को शामिल करके बोल सकते हो कि ये इस जगह पे अपने भाई भतीजाबाज कर देना और वो सब। तो ये कोई ऐसा तो है नहीं कि कोई एलियन टॉपिक होगा भ्रष्टाचार, आप सबको पता है। बताइए आप राजनीतिक भ्रष्टाचार का मतलब कौन नहीं लिख सकता, ठीक है। राजनीति से प्रेरित होकर के राजनीति में जो आपको पावर मिली है उसका दुरुपयोग करना, वो राजनीतिक भ्रष्टाचार होता है। भ्रष्टाचार को रोकने के उपाय क्या हो सकते हैं, अब भ्रष्टाचार को रोकने का उपाय एक तो होता है जागरूकता फैलाना, लोगों को रोकना, बट वो जागरूकता इतनी काम नहीं करती है, क्योंकि सामने वाले ने डिमांड कर दी तो अब कर दी, तुम कितना भी वो कर दो, फिर आप एसीबी के पास चले जाओ, एसी में भी हो सकता है कि वहाँ पे भी आपसे रिश्वत मांगने लग जाएं, ठीक है। वो सामाजिक रूप से तो आप जो है वो करप्शन के खिलाफ जो है वो एंटी करप्शन ब्यूरो में जाएं, या सरकार के द्वारा कोई नंबर दिया जा रहा है कि इस पर आप फ़ोन करके अपनी शिकायत दर्ज करिए। लेकिन उसमें क्या होता है
कि आदमी डरता है कि यार रहने दो, इतना ज़्यादा लफड़े में मत पड़ो, सीधा है कि कुछ 500 रुपये से काम बन रहा है तो निकल के चलो, ठीक है। तो ये है भ्रष्टाचार रोकने के उपाय। पहली बात तो अपने लेवल पे कोशिश करनी चाहिए। दूसरा, सरकार को बहुत सारी चीज़ें की जानी चाहिए, जैसे डिजिटलाइजेशन, ठीक है, मतलब सारी चीज़ें डिजिटलीकरण कर दो, ठीक है। मान लीजिए कोई आपसे पुलिस अधिकारी रिश्वत मांग रहा है तो आप बोलेंगे भाई साहब आपका फ़ोन पे नंबर दे दो, मैं आपको फ़ोन पे कर देता हूँ रिश्वत को। वो अधिकारी आपको जो है वो फ़ोन पे नंबर नहीं देगा, क्योंकि वो रिकॉर्ड हो रहा है। जो चीज़ें रिकॉर्ड हो रही हैं वो भ्रष्टाचार अगर आप कोई भी कर रहा है तो वो पकड़ा जाएगा निश्चित। तो वो कैश में लेते हैं रिश्वत को, ठीक है। तो चीज़ों का डिजिटलाइजेशन कर दो, सारी की सारी चीज़ें, बीच में आदमी को ख़त्म कर दो नॉर्मली, ठीक है। डिजिटलाइजेशन इन द सेंस कि आप जो है वो गरीब के खाते में पैसा ट्रांसफ़र करना चाह रहे हो तो डीबीटी के थ्रू करो, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र उसके खाते में ट्रांसफ़र करो सीधा। वो कैसे? डिजिटल जेम, जनधन, आधार एंड मोबाइल नंबर के थ्रू डायरेक्ट खाते में। अगर आप मिडिल मैन के थ्रू उसको पैसे को पहुंचवाओगे तो मिडिल मैन जो है वो 10-10 रुपये खाते हुए 100 रुपये में से जो नीचे वाला व्यक्ति है उस तक 20 रुपये 30 रुपये तक ही पहुंचेंगे। तो क्यों ना ऐसा करो, 100 रुपये को डायरेक्ट खाते में जोड़ दो, डिजिटल रूप से ही जोड़ दो, ओके। कानूनों में सुधार की ज़रूरत है, सीधी सी बात है। कानून जंग के हैं, कानूनों का मिसयूज हो रहा है तभी जरूरत। उसके अलावा पारदर्शिता होनी चाहिए हर चीज़ में, ई गवर्नेंस होना चाहिए और जवाबदेही होनी चाहिए हर चीज़ की। ये पॉइंट तो आप किसी भी चीज़ में ऐड कर सकते हो, पारदर्शिता, जवाबदेही, ई गवर्नेंस, ये सब अच्छे लगते हैं। जहाँ पे भी प्रशासन की बात आए वहाँ ये शब्द आप जोड़ देना, पारदर्शिता, ई गवर्नेंस, जवाबदेही, डिजिटलीकरण, कानूनों में सुधार, सूचना का अधिकार, सरकारी सेवा से निलंबन, ये सारे शब्द आप कहीं पे भी प्रशासन की बात आए वहाँ जोड़ देना, आपको नंबर मिलेंगे। उसके अलावा यहाँ पे राजस्थान लोक गारंटी सेवा अधिनियम 2011, राजस्थान जन सुनवाई अधिनियम एक्ट 2012 ये पारित हुए। ये अपने लॉ वाला लेक्चर आएगा उसमें और अच्छे तरीके से पढ़ लेना, बट यहाँ पे समझ लेना कि भ्रष्टाचार रोकने के लिए ये 2 एक्ट हमारे राजस्थान सरकार के द्वारा भी पारित कराए गए हैं। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रख लेना। 10 नंबर में पूछा नहीं जाता, 5 नंबर में पूछा जाएगा भ्रष्टाचार रोकने के क्या उपाय किए जाते हैं। ये पूरा लिख दिया तो 5 नंबर देने को मजबूर होगा आपका, ओके। बस इतना है कि जो चीज़ें कराई जा रही हैं उन चीज़ों को रट लेना, समझाना है। अब इसमें समझाने का कुछ नहीं है, आपको सब पता है, गरीबी क्या होती है, बेरोजगारी क्या होती है, इससे रिलेटेड डाटा क्या है, सब पता है आपको, लेकिन की पॉइंट के रूप में चीज़ों को रटा हुआ होना इंपॉर्टेंट है। गरीबी एवं बेरोजगारी, पॉवर्टी एंड एम्प्लॉयमेंट, सब जानते हैं गरीबी एवं बेरोजगारी एक आर्थिक समस्या है, लेकिन साथ में ही ये सामाजिक समस्या को भी जन्म देती है। बहुत सारी सामाजिक समस्याएं भी बनती हैं आर्थिक समस्या के साथ साथ में। आर्थिक समस्या कैसे? पैसे की कमी होना, लेकिन पैसे की कमी होने के कारण समाज में आप जो है वो एक नीचे के तबके में पहुंच जाते हो ऑटोमेटिक ही। फिर समाज में आपकी स्थिति डाउन है तो आप अशिक्षित भी रहेंगे, पैसा नहीं है तो आप बीमार भी रहेंगे। तो एक पैसे की कमी के कारण आपकी 50 बीमारियां हो जाती हैं। तो ये गरीबी और बेरोजगारी आर्थिक समस्या है, लेकिन सामाजिक समस्याओं को जन्म देती है ये, ओके। गरीबी, नागरिक सेवा के लिए आर्थिक, राजनीतिक एवं सामाजिक अधिकारों की पूर्ति के आवश्यक संसाधनों, विकल्पों, क्षमताओं, शक्ति का अभाव गरीबी कहलाता है। परिभाषा थोड़ी सी कठिन हो गई आपकी नज़र में, तो मैं सीधा सीधा बोलूँ, पैसे की कमी होना गरीबी होता है, ठीक है। थोड़ा सा ऐसे व्यापक रूप में हम बोलें, कॉम्प्रहेंसिव रूप में अगर बोलें तो फिर हम बोलेंगे कि कोई भी व्यक्ति है उसके पास में आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक अधिकार होते हैं, कोई भी व्यक्ति के पास में, ठीक है। उन अधिकारों को प्राप्त करने के लिए संसाधनों की ज़रूरत होती है, विकल्पों की ज़रूरत होती है, क्षमताओं की ज़रूरत होती है और शक्ति की ज़रूरत होती है, ठीक है। कोई भी व्यक्ति को आर्थिक अधिकार प्राप्त करने या सामाजिक अधिकार प्राप्त करने या राजनीतिक अधिकार प्राप्त करने, तो उसके लिए या तो संसाधन मिलने चाहिए या विकल्प भी मिलने चाहिए, क्षमताएं भी होनी चाहिए और शक्ति भी होनी चाहिए। अगर इनमें से किसी भी चीज़ का अभाव है तो वो गरीबी कहलाता है। तो ये पूरा मल्टी डायमेंशनल गरीबी की परिभाषा है। और नॉर्मली गरीबी की परिभाषा जो मैंने बताई थोड़ी देर पहले, वो क्या है कि पैसे की कमी होना गरीबी है, ठीक है। आपके पास पैसे नहीं है तो गरीब है। और इससे रिलेटेड बहुत सारी अलग अलग जो है वो समितियाँ बनी, उन्होंने भी वही बोला, पैसे नहीं होना गरीबी है, ठीक है। तो गरीबी ये बताया। तो अभाव है आर्थिक दशा का, राजनीतिक एवं सामाजिक पहलू का। तो की पॉइंट के रूप में इतना याद रख लेना कि गरीबी क्या है। गरीबी एक अभाव की स्थिति है, आर्थिक अभाव की स्थिति है, और जिसमें अभाव की स्थिति है आर्थिक अभाव की, लेकिन साथ साथ में राजनीतिक और सामाजिक पहलू भी शामिल होते हैं। मतलब पहला तो इम्पोर्टेंट बात है आर्थिक कमी होना, यही गरीबी होती है, लेकिन राजनीतिक और सामाजिक पहलू भी शामिल कर दें और उनकी भी अगर अभाव है यानी कमी है तो वो गरीबी कहलाती है। गरीबी के प्रकार 2 होते हैं, निरपेक्ष गरीबी और सापेक्ष गरीबी। निरपेक्ष गरीबी का एब्सोल्यूट पॉवर्टी का मतलब ये होता है
क्योंकि सरकार की कोई समिति डिसाइड कर देती है कि भाई 1,000 रुपये महीने से अगर कोई कम कमा रहा है तो वो गरीब है, ठीक है। ये डिसाइड कर दिया तो निरपेक्ष पूरा एक डाटा निकल के आ जाएगा कि ऑल इंडिया में 30% लोग गरीब हैं जो 1,000 रुपये से कम कमा रहे हैं या 1,000 रुपये से पर डे पे कम खर्च, पर महीने पे कम खर्च कर रहे हैं। तो न्यूनतम संसाधनों का अभाव, ये एक वस्तुनिष्ठ है, एक पूरा का पूरा एक पूरा डाटा निकल के आ जाएगा कि इस रेखा से नीचे जो है, मान लीजिए कि पूरा ऑल इंडिया, इस ऑल इंडिया में किसी की इनकम 1,000 है, किसी की 2,000 है, किसी की 5,000 है, और यहाँ उन्होंने लाइन बना दी कि 1,000 से कम वाले नीचे वाले जो हैं, 999 से नीचे वाले जो हैं वो सब गरीब हैं। तो एक पूरा का पूरा डाटा निकल के आ जाएगा कि 29%, 28% लोग गरीब सीधे सीधे। ये हो गया अपना एक तरीके से एब्सोल्यूट, सिर्फ एक डाटा के आधार पे आपने डिसाइड कर लिया कि भाई ये लोग गरीब हैं। दूसरा होता है निरपेक्ष, सापेक्ष गरीब। सापेक्ष गरीब जो होता है, आप किसी दूसरे व्यक्ति से तुलना करके देखते हैं। मान लीजिए आपके पास में कार है, आपके पास में नॉर्मल क्यूड कार है, लेकिन आपके पड़ोसी के पास में, उसके पास में BMW कार है, तो आप सापेक्ष रूप से दूसरे की तुलना में क्या हो गए, गरीब हो गए। उसके पास में BMW है, आपके पास में क्यूड कार है या अल्टो कार है, तो सापेक्ष रूप से आप ये देखिए कि कोई व्यक्ति जो भले ही मंथली 1 करोड़ रुपए कमा रहा है और एक अपने मुकेश अंबानी जी, तो दोनों की तुलना करेंगे तो 1 करोड़ रुपए कमाने वाला भी गरीब है, किसकी तुलना में, मुकेश अंबानी की तुलना में, ठीक है। तो ये क्या होता है, तुलनात्मक रूप से अन्य के साथ में तुलनात्मक गरीबी जो होती है वो सापेक्ष गरीबी होती है। तो पूछा जाए कि गरीबी के प्रकार, निरपेक्ष गरीबी, तो निरपेक्ष गरीबी जो होती है वो न्यूनतम संसाधनों का अभाव, एक फिक्स डाटा होता है, इसमें आप गिनती भी की जा सकती है कि इतने लोग हैं। और सापेक्ष गरीबी ये तुलनात्मक होता है, सब लोग किसी न किसी की तुलना में कहीं ना कहीं जो है वो गरीब होंगे ही होंगे, ठीक है। भारत में गरीबी के कारण वही सबसे पहला इम्पोर्टेंट कारण है, अंग्रेज़ों ने भारत की 200 साल तक जो है वो बहुत बुरे तरीके से शोषण किया था। ड्रेन ऑफ वेल्थ की थ्योरी जो दी गई थी दादा भाई नौरोजी जी के द्वारा, वो थ्योरी कहती है कि भारत से पैसा निकाल करके अंग्रेज़ों ने जो है वो इंग्लैंड का डेवलपमेंट किया। तो 300 साल भारत का पैसा यहाँ से बाहर जाता रहा, तो सबसे ज़्यादा गरीबी उसी के कारण हुई। आपको अगर डाटा हो, याद हो, तो सन 1700 में हमारे पास में ऑल वर्ल्ड की जीडीपी का 30% था, लेकिन 1947 आज से आते हमारे पास में सिर्फ 1 से 2% रहा, यानी 28% हमारी जीडीपी वर्ल्ड के परसेंटेज के लेवल पे थी, वो घट के डाउन हो गई थी, ठीक है। तो आपने सबसे पहला कारण तो अंग्रेज़ों ने हमें गरीब किया था, ठीक है। फिर उसके बाद में हमने 1947 के बाद में थोड़ी सी स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ी, तो हमने जनसंख्या को बहुत तीव्र लेवल से बढ़ा दिया। तो जनसंख्या को बढ़ाने के बाद में ऑटोमेटिक सीधी सी बात है कि अधिक लोग हो जाएंगे, तो उनके लिए और अधिक संसाधनों की ज़रूरत पड़ेगी, और संसाधन उतने हैं नहीं, तो निश्चित सी बात है गरीबी होगी ही होगी, ओके। उत्पादकता का निम्न स्तर, हमारे यहाँ पे जितना भी प्रोडक्शन किया जाता है वो लो लेवल का प्रोडक्शन किया जाता है, उत्पादकता होती ही नहीं है। अब मान लीजिए कि 1 बीघा खेत, ठीक है, 1 बीघा खेत में हमारे देश में कोई चीज़, एग्जाम्पल के रूप में बोल रहा हूँ, 1 बीघा खेत में हमारे देश में 10 क्विंटल, ठीक है, गेहूं का उत्पादन किया जा रहा है। तो 1 बीघा में अगर उत्पादन किया जा रहा है तो उसे उत्पादकता बोलते हैं पर यूनिट के आधार पे। और यही काम अगर इजराइल में किया जाए 1 बीघा में, और वो लोग 25 क्विंटल पर बीघा जो है वो उत्पादन कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिक वहाँ पे उत्पादकता अधिक होने के कारण जो है वो लोगों के पास में अधिक मात्रा में भोजन मिलने वाला है। यहाँ पे उत्पादन कम है, तो भारत की प्रोडक्टिविटी यहाँ पे भी और लोगों की प्रोडक्टिविटी भी कम है। थोड़ा सा आलसी लोग हैं, धीरे धीरे काम करना चाहते हैं, तो प्रोडक्टिविटी जो है वो कम है, इस कारण जो है वो ऑटोमेटिक गरीबी होने वाली है। बेरोजगारी है और गरीबी आपस में संबंध है, नौकरी नहीं है तो पैसा नहीं है, पैसा नहीं है तो आप गरीब हैं। शिक्षा एवं कौशल का अभाव है, शिक्षा अगर आपने ग्रहण नहीं करी है तो आपको नौकरी मिलना टफ हो जाएगा, कौशल आपके पास में नहीं है तो नौकरी मिलना टफ हो जाएगा, तो भी आप गरीब हो जाएंगे। उसके बाद में सामाजिक बुराइयां हैं, दहेज, मृत्यु बोझ, इनके कारण भी आदमी गरीबी के टाइप में चला जाता है। लड़की की शादी करनी है, 31 लाख रुपए खर्च कर दिए लड़की के पिताजी ने। अब वो ऐसा है कि उसके पास में क्षमता नहीं थी 31 लाख रुपए खर्च करने की, फिर भी उसने कर्ज लिया 20 लाख का, 25 लाख का, और फिर उसने शादी में खर्च कर दिया। तो फिर क्या होगा, वो जो कर्जा लिया है उसका डेब्ट उसी के ऊपर चलेगा, उसका जो कर्जा है उसका कर्ज का चक्र चलता जाएगा, और कर्ज के चक्र में वो फंसता जाएगा और गरीब होता जाएगा। पहले वो नॉर्मल दाल रोटी खा रहा था, लेकिन उस कर्ज के कारण उसका वो दाल रोटी भी खत्म हो जाएगा। तो दहेज के कारण, मृत्यु बोझ, गांव में ये बहुत ज़्यादा होता है, मृत्यु बोझ के कारण बहुत सारे लोग जो है वो गरीबी के चक्कर में फंस जाते हैं।
मृत्यु भोज के कारण किस तरीके से गाँव में कुप्रथा के रूप में इसे लिया जाता है कि आपके किसी बड़े बुजुर्ग की मृत्यु हुई है तो आपको गाँव को और आस पड़ोस के 10-5 गाँव को भी भोजन जमाना पड़ता है। अब एक नॉर्मल आदमी के लिए 1 लाख रुपए का खर्चा करना भी अपने आप में बड़ी बात होती है। तो मृत्यु भोज में नॉर्मली 1-1.5 लाख 2 लाख रुपए का खर्चा होता है। अब जिस आदमी के पास में 500 रुपये नहीं है वो 1-1.5 लाख रुपए किसी से कर्जे पे लेता है और जैसे ही वो कर्जा लेता है तो उसके बाद में वो कर्जे के चक्र में फंस जाता है तो वो गरीब हो जाता है। पहले वो दाल रोटी खा रहा था, वो कर्जे के चक्र में फंस गया तो गरीब हो गई। उसके अलावा प्राकृतिक आपदाएं, बाढ़ आ गई तो सारा आपके संसाधन जो है वो नष्ट हो गए। अकाल आ गया, आप उत्पादन नहीं कर पा रहे हो तो भी गरीब होने वाले हैं। कोविड आया, बहुत सारे लोग जो हैं वो बेरोजगार हो गए तो गरीब हो गए। तो ये पॉइंट याद रखना, समझाने वाली चीज़ें नॉर्मल हैं, कुछ स्पेशल है नहीं, ऐसा कोई भी शब्द नहीं है जो आपने नहीं सुना हो उसमें। लेकिन अगर आपसे वहाँ पूछे कि गरीबी के कारण लिखिए और आपसे इस तरीके का सवाल पूछ ले और 5 नंबर में ही पूछा जाएगा, ये पॉइंट आपने लिख दिए तो 5 में से 5 नंबर देने को मजबूर होगा। गरीबी का दुष्चक्र क्या होता है 2 नंबर में पूछा जा सकता है कि ये जो साइकिल होती है गरीबी की, बैड साइकिल जो होती है, ठीक है, बैड साइकिल बोलेंगे इसे, बैड साइकिल ऑफ द पॉवर्टी। क्या होती है दुष्चक्र? दुष्चक्र का मतलब होता है चक्कर, पहिया चलना। मतलब आप गरीब हो तो आपका बेटा जो है उसको आप शिक्षा नहीं दे पाओगे, उसको आप स्किल डेवलपमेंट नहीं कर पाओगे, शिक्षा नहीं मिल पाएगी, स्किल डेवलपमेंट नहीं कर पाओगे तो उसको रोजगार नहीं मिलेगा, रोजगार नहीं मिलेगा तो वो जो है वो पैसा नहीं कमा पाएगा, वो पैसा नहीं कमा पाएगा तो फिर वो गरीब हो जाएगा। तो पूरा का पूरा चक्र चलता रहेगा। गरीबी में आय कम है तो आप निवेश नहीं कर पाओगे, मतलब शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे ये निवेश नहीं कर पाओगे तो उत्पादकता कम रहेगी, उत्पादकता कम रहेगी तो आप गरीब हो जाओगे फिर से। ये साइकिल चलता है। गरीब का बेटा गरीब ही बनता है। अब उसे गरीबी से बाहर निकलना है तो उसको सेल्फ लेवल पे बहुत सारा प्रयास करना ही होगा, उसको हार्ड वर्क करना पड़ेगा, उत्पादकता बढ़ानी पड़ेगी। गरीब के बच्चे को कम पैसों में भी अच्छी शिक्षा लेनी होगी और फिर अच्छी नौकरी प्राप्त करके उत्पादकता बढ़ानी पड़ी होगी, तभी वो गरीबी से बाहर निकल सकता है। लेकिन मोस्टली क्या होता है, गरीब का बच्चा गरीब ही रह जाता है क्योंकि वो ये निवेश नहीं कर पाते ना। आपको उत्पादकता बढ़ानी है, किसी व्यक्ति की प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है, इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट है ये। प्रोडक्टिविटी बनाने के लिए आपको उस व्यक्ति में इन्वेस्ट करना ही होगा, आपको उसको लिए शिक्षा देनी पड़ेगी, उसके अच्छे स्वास्थ्य की देखभाल करनी होगी। और जब ये होता है, अच्छा स्वास्थ्य हो, अच्छी शिक्षा हो, तो फिर वो नौकरी लग करके भी अच्छे पैसे कमा सकता है या खुद की कंपनी खोल करके भी अच्छे पैसे कमा सकता है। तो ये गरीबी का दुष्चक्र है, इससे निकलने का तरीका है, सरकारों को भी मेहनत करनी चाहिए। अब कुछ सवाल 2 नंबर में या 5 नंबर में पूछे जाने की संभावना, गरीबी से संबंधित कुछ जो समितियां बनी उनका बारे में पूछा जा सकता है कि किन्हीं 4 समितियों के नाम बताइए जो गरीबी से रिलेटेड हैं, ठीक है। तो सबसे पहले योजना आयोग कार्य समूह बना था 1962 में। उसके बाद में BM दांडेकर एंड राठ के द्वारा 1961 में एक समिति बनाई गई थी जो कि गरीबी का आकलन करने से संबंधित थी। फिर एक समिति आई, अलग समिति 1979 में। तो इसमें एक परिभाषा दी गई थी। अब देखो यहाँ से 3 परिभाषाएं भी निकलेंगी गरीबी की, जो 3 लोग अलग अलग बोलेंगे, 3 परिभाषाएं भी निकल के आएंगी। अलग समिति ने ALAGH कमेटी, इन्होंने बोला कि गांव में कोई व्यक्ति 2400 कैलोरी पर डे अगर अपने भोजन के रूप में ले रहा है या उससे ज़्यादा ले रहा है तो गरीब नहीं है, लेकिन उससे कम अगर उसे मिल रहा है तो वो गरीब है। आगे बात समझें, यानी यहाँ जो गरीबी की परिभाषा दी गई थी वो किस आधार पे थी, जो पर डे इंटेक किया जा रहा है व्यक्ति के द्वारा उस कैलोरी की मात्रा के आधार पे थी। गांव में 2400, क्योंकि गांव में अधिक मेहनत करनी होती है, लोगों को दिन भर कुछ ना कुछ काम करते रहते हैं, शहर में उससे थोड़ी कम होती है, तो 2100 का डाटा था। तो गरीबी की अगर परिभाषा आपसे पूछ ली जाए कि अलग समिति के अनुसार गरीबी की परिभाषा बताइए, तो आप लिखेंगे अलग समिति, जिसका गठन 1979 में हुआ था। उन्होंने गरीबी की परिभाषा में ग्रामीण लेवल पे जो व्यक्ति 2400 कैलोरी पर डे से कम भोजन लेता है और शहरी क्षेत्र में जो व्यक्ति 2100 कैलोरी पर डे से कम भोजन लेता है वो गरीब कहलाएगा। ये अलग समिति की परिभाषा है। उसके बाद में सरोज तेंदुलकर कमेटी आई थी 2009 में, जब UPA सरकार थी। तो उन्होंने बोला कि अब हम कैलोरी को छोड़ के पैसे पे आ जाते हैं सीधा सीधा। तो उन्होंने बोला कि शहर में 33 रुपये और गांव में 27 रुपये पर डे अगर आप खर्च कर रहे हो या उससे ज़्यादा खर्च कर रहे हो तो आप गरीब नहीं हो, ठीक है। कहने का मतलब समझ में आ रहा है? 2009 का डाटा है। आप 33 रुपये पर डे खर्च करने की क्षमता है आपकी या उससे ज़्यादा खर्च करने की क्षमता है
और शहर में 33 रुपये और गांव में 27 रुपये, तो आप गरीब नहीं हो। तो इसके अनुसार सुरेश तेंदुलकर समिति के अनुसार 22% लोग, सिर्फ 22% लोग ही गरीब थे। ठीक है। उसके बाद में सी रंगराजन समिति 2014 में बनी थी। उसने बोला कि शहर में 47 रुपये बोलो और गांव में 32 रुपये बोलो। इनके अनुसार 29% लोग थे, क्योंकि शहर में उन्होंने 47 रुपये कर दिया। अब 47 रुपये ही करते, यानी यहाँ पहले 33 रुपये वाला कॉन्सेप्ट था, उसको हटाते ही यहाँ पे जो है वो एक तरीके से यहाँ पे उसको हटाते ही जो है वो यहाँ पे एक तरीके से डाटा चेंज हो गया और 29% लोग उसमें शामिल हो गए। बस कहने की बात यह है कि ये चीज़ें डाटा याद होनी चाहिए। तेंदुलकर समिति क्या कह रही है कि 33 रुपये शहर में और 27 रुपये गाँव में, और रंगराजन समिति क्या कह रही है 47 रुपये शहर में और 32 रुपये गाँव में। उससे ऊपर अलग समिति 2400 कैलोरी पे बात कर रही है और शहर में 2100 कैलोरी पे बात कर रही है। गरीबी का प्रभाव क्या होगा? गरीबी का प्रभाव आपको सबको पता है। क्या है गरीबी का प्रभाव? गरीबी निर्भर करती है और निर्भरता शक्तिहीन बनाती है। जब आप गरीब होंगे तो आपके पास में खुद के पास कुछ है ही नहीं, तो फिर आप दूसरों के ऊपर दूसरों की याचनाओं पे डिपेंड रहेंगे, सरकार की योजनाओं पे डिपेंड रहेंगे, कोई आपको दान कर जाए उस चीज़ पे डिपेंड रहेंगे, यानी आप निर्भर रहेंगे। और जब भी निर्भर व्यक्ति होता है तो उसका दुरुपयोग किया जाता है और वो शक्तिहीन हो जाता है। मानव क्षमता कमजोर होती है, शिक्षा, कुपोषण, बीमारी, ये सब आती है गरीबी के कारण ही। अंधविश्वास और सांप्रदायिकता को बढ़ावा मिलता है। अंधविश्वास, आप गरीब हो तो आपको कोई भी किसी भी तरीके अंधविश्वास में फंसा सकता है। ठीक है, क्योंकि आप उस समय सोचने की क्षमता नहीं रहती है उतनी ज़्यादा। ठीक है, आपको कैसे भी करके भोजन चाहिए। गरीब व्यक्ति के लिए पहली प्राथमिकता होती है रोटी। तो आपको कोई धर्म परिवर्तन भी करा सकता है, कोई आपको धर्म के नाम पे बरगला भी सकता है, सांप्रदायिक भी बना सकता है, दंगे भी करवा सकता है। बोल देंगे कि आप पैसे लो और लोगों को मारना शुरू कर दो, तो सांप्रदायिक रूप से भी सांप्रदायिकता बढ़ सकती है। जातिवाद, नक्सलवाद को भी बढ़ावा मिलता है। नक्सलवाद, गरीबी का कॉन्सेप्ट ही नक्सलवाद से जुड़ता है कि गरीब तुम खड़े हो जाओ, हथियार उठा लो, ये अमीर लोगों को मार दो, तो नक्सलवाद को भी बढ़ावा मिल सकता है। आपराधिक प्रवृत्तियां बढ़ती हैं, सीधी सी बात है। गरीब लोग, काम नहीं होता है तो फिर वो पैसे कमाने के लिए चोरी, डकैती, लूटपाट करते हैं, तो आपराधिक प्रवृत्तियां बढ़ती हैं। ये सीधा सा फॉर्मूला है। जब भी बेरोजगारी बढ़ती है तो गरीबी बढ़ती है, और गरीबी बढ़ती है तो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मनुष्य दूसरे साधन ढूंढने लगता है। अब दूसरे साधन, नौकरी मिल नहीं पा रही है तो फिर वो क्या करने लगता है? चोरी, लूटपाट, डकैती करने लग जाता है। तो अपराधीकरण बढ़ता है, नैतिकता का पतन होता है, क्योंकि गरीब के लिए कोई नैतिकता नहीं होती, उसके लिए पहली प्रायोरिटी होती है रोटी का होना। पलायन भी बढ़ता है, ये भी नॉर्मल सी बात है कि आप नॉर्मली देखते होंगे बिहार जैसे राज्य में, वहाँ पे अधिक गरीबी है तो वहाँ से लोग दूसरे राज्यों में जाकर के पलायन करते हैं अधिक अपॉर्चुनिटी के लिए, तो निश्चित सी बात है पलायन भी बढ़ता है। गरीबी से रिलेटेड 2-3 कोटेशन याद कर लेना जो आपके निबंध में काम आ सकता है। अगर गरीबी से रिलेटेड जो है आपसे पूछ लिया जाए निबंध, तो आप ये बोल देना गरीबी पे महात्मा गांधी जी ने कहा था गरीबी हिंसा का सबसे बड़ा रूप है। सीधी सी बात है, अगर कोई गरीब है व्यक्ति, भोजन नहीं मिल रहा है तो उसके साथ हिंसा ही हो रही है ऑटोमेटिक ही। तो गरीबी जो है वो वायलेंस का सबसे वर्स्ट रूप है, सबसे खराब रूप है। मंडेला ने कहा था गरीबी पे काबू पाना न्याय का कार्य है। अगर कोई सरकार गरीबी को कंट्रोल करने के लिए कार्य कर रही है तो ये न्याय का कार्य है, सरकार को राइट्स के रूप में से लेना चाहिए। अरस्तु ने कहा था गरीबी अपराध और क्रांति का जनक है। तो वो बात जो मैंने अभी बताई थी, आपराधिक प्रवृत्तियां और नक्सलवाद, क्योंकि नक्सलवाद क्रांति के नाम से जानी जाती है, आपराधिक प्रवृत्तियां जो है वो गरीबी के कारण बढ़ती हैं। तो अरस्तु जो कि यूनान में पैदा हुए थे, पुराने दार्शनिक थे, अरस्तु, प्लेटो, ये आज से 2500 साल पैदा हुए थे, 2300-2400 साल पहले। तो थोड़ा सा ये कोटेशन याद रख लेना, क्योंकि वहाँ पे कोटेशन लिख देते हैं तो एग्जामिनर पे अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। ओके, अब गरीबी से रिलेटेड ही टॉपिक है बेरोजगारी। ठीक है, तो वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एक बेरोजगार व्यक्ति वह है जिसे कमाने की अंतर्निहित इच्छा और क्षमता दोनों होती है, लेकिन वैतनिक काम नहीं मिल पाता है। अच्छा, बेरोजगारी की परिभाषा थोड़ा सा याद रख लेना, ये कि बेरोजगारी का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ काम मिलना और काम नहीं मिलना। बेरोजगारी का मतलब तब बेरोजगारी होगा जब व्यक्ति के पास में अंतर्निहित इच्छा है। मान लीजिए कोई व्यक्ति जानबूझ करके ही काम नहीं करना चाह रहा है तो वो बेरोजगार नहीं है। उसके लिए अगर ऑप्शन है वो जा सकता है, काम कर सकता है, लेकिन वो करना नहीं चाह रहा तो वो बेरोजगार नहीं, उसे बोलेंगे निठल्ला आदमी। ठीक है, तो बेरोजगारी के लिए अंतर्निहित इच्छा होनी चाहिए। क्या इच्छा होनी चाहिए? कि काम करने की इच्छा होनी चाहिए और क्षमता भी होनी चाहिए। अगर कोई बिल्कुल ही विकलांग व्यक्ति है और वो
किसी मशीनरी का काम या उद्योग धंधे का काम करने लायक नहीं है तो फिर उसे उसमें शामिल नहीं किया जा सकता। ओके, तो पहली बात उसकी क्षमता होनी चाहिए, इच्छा होनी चाहिए और उसके द्वारा प्रयास भी किए जाने चाहिए। घर से निकल के नौकरी ढूंढनी भी पड़ेगी, घर पे बैठ के नौकरी नहीं आएगी। तो तीनों चीज़ें याद रखना, व्यक्ति की क्षमता हो नौकरी करने की, व्यक्ति की इच्छा हो नौकरी करने की, व्यक्ति ने प्रयास किया हो नौकरी करने की, फिर उसके बाद में अगर उसे नौकरी नहीं मिली हो तब उसे बेरोजगार बोला जाएगा। अगर इन तीनों चीज़ों को नहीं किया और नौकरी नहीं मिली तो फिर कहने को बेरोजगार नहीं है वो। ओके, तो याद रखना, किसी व्यक्ति की क्षमता, काम करने की क्षमता, काम करने की इच्छा और काम करने का प्रयत्न के बाद में अगर उसे वैतनिक काम नहीं मिल पाता है, वैतनिक यानी मंथली सैलरी के आधार पे काम नहीं मिल पाता है, बंधुआ मजदूर बनाने में कोई बेरोजगारी थोड़ी होती है, तो ये अगर नहीं मिल पाते हैं तो उसे क्या कहलाता है, बेरोजगार। बेरोजगार श्रम की मांग और पूर्ति के बीच में असंतुलित स्थिति का प्रतिफल भी है। डिमांड एंड सप्लाई रूल पे भी चलता है, ये इकोनॉमिक का नॉर्मल कॉन्सेप्ट है। डिमांड एंड सप्लाई रूल में ऐसा होता है कि जब भी सप्लाई और डिमांड, ठीक है, डिमांड होती है मांग और सप्लाई होती है पूर्ति। जब भी मांग बढ़ती है किसी भी मार्केट में तो सप्लाई वाले जो लोग हैं वो अपना प्रोडक्शन बढ़ाने लग जाते हैं, एक की जगह 2 कंपनी लगाने लग जाते हैं, 5 कंपनी लगाने लग जाते हैं। पहले 10 लोग अगर डिमांड कर रहे थे तो और अब 20 लोगों ने कर लिया तो ये कंपनियां जो है वो अपनी संख्या बढ़ाएंगी और जब ये संख्या बढ़ाएंगी तो और लोगों को रोजगार मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। लेकिन मान लीजिए कि मार्केट में डिमांड कम होती गई, डिमांड कम होगी तो ये लोग बोलेंगे कि भाई हमारा माल बिक ही नहीं रहा है तो हम अपना इधर की साइड वाली कंपनी को बंद कर देते हैं, तो यहाँ पे जो लोग हैं वो बेरोजगार हो जाएंगे, ठीक है। तो ये होता है डिमांड सप्लाई रूप से जो है वो ये प्रभावित होती है। बेरोजगारी के कारण, बेरोजगारी के प्रकार और डाटा, पहले हम डाटा देखते हैं। तो एनएसएसओ ने कहा था कि अच्छा ये ठीक है, बेरोजगारी का डाटा जो चेंज होता रहता है हर 3-4 महीने में, साल भर में, तो आप ये डाटा आप खुद से लिख लेना। बाकी डाटा कुछ भी राज्य का और इनके सेंटर का थोड़ा अलग रहता है, वो चेंज होता रहता है। कभी डाटा आता है कि इस समय बेरोजगारी जो है वो 7% है, कभी आता है कि 12% तक पहुंच गई, 13% तक पहुंच गई है। तो थोड़ा सा आप एनएसएसओ के द्वारा जो डाटा दिया गया है उसे आप खुद ही लिख लेना, ठीक है। मैंने इसलिए खाली छोड़ दिया है क्योंकि मैं आज कुछ बता दूं कल को वो चेंज हो जाए तो फिर क्या मतलब रह जाएगा उस चीज़ का। बेरोजगारी के प्रकार ये, लेकिन एग्जाम से पहले ये डाटा थोड़ा सा ध्यान करके जाना, ठीक है। ये इकोनॉमिक सर्वे में जो डाटा हो उसी को रट लेना। बाकी बेरोजगारी के प्रकार, बेरोजगारी अलग अलग तरीके से हो सकती है, इन्हें छोड़िए। संरचनात्मक, फंक्शनल, खुली बेरोजगारी, अनैच्छिक, इन पे ज़्यादा ध्यान नहीं दें तो कोई भी दिक्कत नहीं है। जैसे कि नाम याद कर लेना, ठीक है। स्ट्रक्चरल वाला जो है वो एक तरीके से अपना डिमांड सप्लाई वाला रूल है। प्रौद्योगिकी बेरोजगार का मतलब ये हो गया कि पहले किसी काम को 10 लोग कर रहे थे, अब उस काम पे मशीन लगा दी, 10 लोग बेरोजगार हो गए। इन द सेंस कि पहले एक गड्ढे की खुदाई करने के लिए आपको 10 लोग लगाने पड़ते थे, अब वहाँ पे एक मशीन यानी जेसीबी आ गई, वो जेसीबी खुदाई कर रही है। तो जेसीबी खुदाई कर रही है तो 10 लोगों को बेरोजगार होना ही पड़ेगा। चक्रीय बेरोजगारी, साइक्लिक बेरोजगारी, ये समय के हिसाब से होती है। ऐसे अनैच्छिक बेरोजगारी, इच्छा ही नहीं काम करने का। मौसमी बेरोजगारी, ये होती है मौसम के हिसाब से ही कुछ लोगों को रोजगार मिल पाना, लायक ये गाँव में सबसे ज़्यादा होती है। गाँव में जब खेती का दौर होता है, खेती चल रही है, तब तो लोग काम कर रहे हैं, रोजगार में बिजी हैं उसमें। लेकिन एक समय ऐसा भी होता है जब आपकी फसल काट चुके होते हैं तो आप फ्री बैठे हैं, तो 3-4 महीने फ्री बैठे हैं, तब उस समय बेरोजगार है। शैक्षिक, शिक्षा की कमी है तो बेरोजगारी है, ठीक है। तो ये जो है वो बेरोजगारी के प्रकार है, लेकिन उतना ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है, ये अपना इकोनॉमी में पढ़ सकते हैं। बट ये नाम थोड़ा सा याद रख लेना। आपसे पूछ लिया जाए कि 4 प्रकार बताइए, 2 नंबर में पूछ लिया जाए तो ये नाम लिख देना, एक्सप्लेन नहीं करना है उसमें, ओके। बेरोजगारी के कारण, तो कारण सब पता है, जनसंख्या वृद्धि, विकास की गति धीमी, अगर जीडीपी ग्रोथ डाउन है तो ऑटोमेटिक बेरोजगारी होने वाली है। पिछड़ी कृषि, उत्पादकता ही नहीं है तो बेरोजगारी होने वाली है। कुटीर उद्योगों में गिरावट का होना, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, जो छोटे उद्योग धंधे होते हैं, जो एमएसएमई होती है, वो सबसे ज़्यादा लोगों को रोजगार देती है, ठीक है। छोटे छोटे उद्योग, अगर ये कुटीर उद्योग खत्म हो रहे हैं, जैसा कि पिछले कुछ समय हुआ है, जो नोटबंदी और जीएसटी के कारण बहुत सारे उद्योग धंधे बंद हुए थे, तो उसके कारण जो है वो बेरोजगारी बढ़ी। और कोविड के बाद में बहुत सारे छोटे छोटे उद्योग, ये जब कुटीर उद्योग खत्म होते हैं, बड़े उद्योग तो उतनी जल्दी खत्म नहीं होते हैं, लेकिन कुटीर उद्योग खत्म होते हैं तो बहुत बड़ी जनसंख्या जो है वो बेरोजगार हो जाती है। क्षेत्रीय असमानताएं हैं, लाइक इधर की साइड में पंजाब देखें, महाराष्ट्र देखें, तो ये अपने आप में डेवलपमेंट है, इनका अच्छा डेवलपमेंट हो गया है, लेकिन बिहार में नहीं हो पाया तो बिहार में अधिक बेरोजगारी है।
औद्योगिक क्षेत्र की धीमी गति, इंडस्ट्री सेक्टर, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि सबसे ज़्यादा रोजगार जो देता है वो इंडस्ट्री सेक्टर देता है, और सरकारें क्या कर रही हैं, औद्योगिक सेक्टर पे फोकस करने की बजाय सेवा क्षेत्र पे फोकस कर रही हैं, तो निश्चित सी बात है वहाँ पे बेरोजगारी होने वाली है। मौसमी व्यवसाय फिक्स टाइम के लिए होता है और मौसम के लिए होता है, एक मौसम के लिए भी रोजगार होता है और बाकी साल भर फ्री रहते हैं तो भी बेरोजगारी होती है। दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली, रट्टाफिकेशन करवाया जाता है, आपको स्किल डेवलपमेंट सिखाई नहीं जाती है, काम करना सिखाया नहीं जाता है, तो ये सब स्वरोजगार के साधनों की कमी। व्यक्ति को जो है वो हर समय यही बात बोली जाती है कि जाओ नौकरी लग जाओ, नौकरी लग जाओ, रट्टाफिकेशन करके नौकरी लग जाओ, लेकिन उनको ये नहीं दिया जाता कि आप खुद से भी अपना एक रोजगार खड़ा कर सकते हैं, 10-20 लोगों को रोजगार भी दे सकते हैं। तो ये बेरोजगारी का कारण है। परिणाम, गरीबी में वृद्धि, युवाओं में असंतोष, अपराध दर में वृद्धि, कर्मचारियों का आर्थिक शोषण, राजनीतिक अस्थिरता और कौशल का नुकसान। बस ठीक है, कौशल का नुकसान इन द सेंस कि आपको कहीं पे भी ITI किया आपने और आपने कुछ चीज़ें सीखी और आपको रोजगार नहीं मिला, तो साल 2 साल में आप वो भी चीज़ भूल जाओगे जो आपको पहले से आता था। राजनीतिक अस्थिरता होती है, बेरोजगारी होगी तो युवा जो है उनमें असंतोष होगा, वो विद्रोह करेंगे, तो ये ऑटोमेटिकली पॉलिटिकल जो है अनस्टेबिलिटी आएगी। ठीक है, कर्मचारियों का आर्थिक शोषण भी होता है कर्मचारियों का, तो बहुत सारे कर्मचारियों पे ज़्यादा दबाव हो जाता है, ज़्यादा बर्डन होता है, तो उनका आर्थिक शोषण भी होता है। अपराध दर में वृद्धि भी होती है। ठीक है, और इनको रोकने के लिए क्या जो है वो समाधान हो सकते हैं, तो एक्चुअली में इसके समाधान जो हैं वो सरकार को ही अधिक करने पड़ेंगे, और सरकार के द्वारा बहुत सारी योजनाएं चलाई गई थी। अब उन योजनाओं को हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। एक्चुअली में ये पॉइंट अपने आप अपना गरीबी वाला और गरीबी से रिलेटेड इतनी जितनी भी योजनाएं वो इकोनॉमिक सर्वे में आएगा सारा का सारा, तो वहाँ पे सारी योजनाओं को प्रॉपर तरीके से देखेंगे। यहाँ पे मैं नाम बता देता हूँ। ठीक है, बेसिकली सरकार के द्वारा मिड डे मील योजना चलाई गई थी, मध्याह्न भोजन वाला, बच्चों के लिए खाना देना वाला। चिरंजीवी योजना, स्वास्थ्य योजना, ये भी आप एक तरीके से गरीबी को रिमूव करने के लिए बोल सकते हो। ठीक है, गरीबी और बेरोजगारी दोनों को एक रिलेट करके चलें आप। चिरंजीवी योजना, मान लीजिए कि आपको कम दामों पे अच्छा स्वास्थ्य मिल रहा है, अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं मिल रही हैं, तो निश्चित सी बात है कि आपका जो पैसा जो आपकी हेल्थ पे खर्च होने वाला था वो बच गया, तो आप गरीबी की पावर से निकल के आ गए। तो चिरंजीवी योजना, नरेगा योजना, आपको नौकरी दी जा रही है। बाकी बहुत सारे अलग अलग हैं, स्वर्ण जयंती, ग्राम स्वरोजगार योजना, राजस्थान बेरोजगारी भत्ता, ये सब हमारे सारे के सारे जो हैं वो अपने इकोनॉमिक सर्वे में आएंगे। बट ये थोड़े से नाम आप लिख लेना, क्योंकि वहाँ सोशोलॉजी में इनको एक्सप्लेन करना होगा ही नहीं। आपसे पूछ लिया जाए गरीबी एवं बेरोजगारी के समाधान के लिए सरकार के द्वारा क्या प्रयास किए गए, तो इनमें से 4 या 5 के नाम लिख देना यूजफुल रहेगा। बाकी जनसंख्या नियंत्रण सरकार को करना चाहिए, शिक्षा एवं कौशल का विकास करना चाहिए, उद्यमिता को बढ़ावा, अपना एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देना चाहिए ताकि नए लोग रोजगार का सृजन कर सकें। आधारभूत ढांचा, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इंडस्ट्री सेक्टर को बढ़ावा देना चाहिए, और सामाजिक न्याय पे भी बढ़ावा दिया जाना चाहिए। तो ये अपना पॉइंट होता है कौन सा, ये पॉइंट होता है अपना रोजगार एवं गरीबी वाला। उसके बाद में हम बात करने वाले हैं मादक पदार्थों की लत, एंड फिर उसके बाद में सांप्रदायिकता वाला। चलो मादक पदार्थ कर लेते हैं, उसके बाद में सेकंड पार्ट में हम सांप्रदायिकता और जो बन रहे भेद्य सेक्शन है जिसमें दलित, बुजुर्ग और बच्चे हैं उनके बारे में बात करेंगे। मादक पदार्थों की लत होना, ड्रग एडिक्शन होना। ठीक है, ये आजकल आप न्यूज़ वगैरह में सुनते भी होंगे। एक मूवी आई थी 2015 में शाहिद कपूर की, उड़ता पंजाब, तो पंजाब में जो बहुत बड़े लेवल पे ड्रग एडिक्शन होता है यूथ के अंदर, वो भी आप देखते होंगे। इवन एक राजस्थान में आपको भी पता होगा। तो क्या होता है ड्रग, पहले आपको ड्रग समझना होगा, फिर एडिक्शन समझना होगा, तब आप ड्रग एडिक्शन की परिभाषा निकल पाएंगे। तो पहले ड्रग समझिए। ड्रग क्या होते हैं? वे रासायनिक पदार्थ जो मनुष्य के मस्तिष्क, स्नायु तंत्र व तंत्र का तंत्र पर नकारात्मक प्रभाव डालते हैं। आपने किसी रासायनिक पदार्थ को इंजेक्शन के थ्रू या अपने मुंह के थ्रू इनटेक किया, शरीर में लिया, शरीर में जाते ही वो आपके नर्वस सिस्टम के थ्रू आपके माइंड पे नकारात्मक प्रभाव बनाते हैं और आपके माइंड के कार्य करने की शक्ति को खत्म कर देते हैं। तो वो पदार्थ क्या कहलाते हैं? वो मादक पदार्थ या ड्रग कहलाते हैं। अब ड्रग हो सकता है कि एक लिमिटेशन में अगर ली जाए तो वो दवाई का भी काम करती है, क्योंकि जितनी भी दवाइयाँ होती हैं उनको हम ड्रग ही बोलते हैं। ठीक है, जितनी भी दवाइयाँ होती हैं उनमें भी वही कुछ ना कुछ मादक पदार्थ होते हैं जो आपके फायदेमंद के लिए होते हैं, लेकिन उनका परसेंटेज और रेशियो फिक्स उसी तरीके से रखा जाता है डॉक्टर्स के द्वारा, ताकि आपके शरीर के अंदर जिस भी वायरस को, बैक्टीरिया को खत्म करना है वो काम किया जा सके। लेकिन अगर आप इन मादक पदार्थों की
जो है वो लत लगा लेते हैं, शरीर उन पे निर्भर हो जाता है, तो इसे बोला जाता है मादक पदार्थों का व्यसन। ठीक है, ये परिभाषा हुई। तो मादक पदार्थ जो होते हैं वो क्षणिक सुख देते हैं, लेकिन दीर्घकाल में नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, शारीरिक रूप से भी और मानसिक रूप से भी। मादक पदार्थ, ठीक है, क्या हुआ, ऐसा रासायनिक पदार्थ जो मनुष्य के मस्तिष्क, स्नायु तंत्र और तंत्र का तंत्र पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, शरीर को नुकसान पहुंचाता है और मनुष्य के मानसिक यानी मस्तिष्क को भी नुकसान पहुंचाता है। ये क्षणिक सुख भी देता है। अब ये लत क्यों लगती है लोगों को कि छोटे समय के लिए इससे क्या होता है, आपका माइंड जो है वो ब्लॉक हो जाता है, उसका काम करना बंद हो जाता है। अब सीधी सी बात है कि इस दुनिया में जो भी कुछ दिख रहा है वो माइंड के कारण ही दिख रहा है। ये दुनिया जो आपको दिख रही है वो माइंड के कारण ही दिख रही है। ये रासायनिक पदार्थ आपके शरीर के कुछ समय के लिए जो आपके हैप्पी हार्मोन्स हैं उनको भी रिलीज कर देते हैं, तो उससे आपको क्षणिक रूप से सुखी मिल जाती है। लेकिन लॉन्ग रन में देखें और आप इसे डेली यूज करने लग जाएं, लिमिट से बाहर जाके यूज करने लग जाएं, तो ये आपके शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं। लीवर, किडनी, फेफड़े सबको नुकसान पहुंचाने लग जाते हैं और आपको मस्तिष्क को भी कमज़ोर कर देते हैं, आपकी याददाश्त शक्ति कमज़ोर कर देते हैं। ठीक है, ये मादक पदार्थ होते हैं, व्यसन होते हैं। मादक पदार्थों के प्रकार या 6 प्रकार होते हैं नॉर्मली। एक होती है शराब, ठीक है, जिसे अल्कोहल बोलते हैं, सब जानते हैं। एक होती है अवसादक या निद्राकारक पदार्थ। ये जो होते हैं अवसादक या निद्राकारक, ये क्या करते हैं, आपको सुलाते हैं। ये अगर आपने लिया, जैसे ट्रैंकुलाइजर, किसी भी बाघ या किसी भी शेर को पकड़ना होता है, ट्रैंकुलाइज किया जाता है। इवन ए बार्बिट्यूरेट, जब भी आपको हॉस्पिटल ले जाया जाता है और आपके कहीं पे भी ऑपरेशन वगैरह करना है तो आपको बार्बिट्यूरेट के इंजेक्शन इंजेक्ट किया जाएगा ताकि आप नींद में चले जाएं, और नींद में जाने के बाद में माइंड काम नहीं करता है। ओके, उसके बाद में उत्तेजक पदार्थ, ये आपको जो है वो स्टिमुलेट करते हैं, आपको उत्तेजना बढ़ाते हैं। आप नीरस फील कर रहे हो, आपने अगर कैफीन और कोकीन, या ये सब कैफी, कोकीन और कॉफ़ी में भी पाई जाता है थोड़ा सा मात्रा, ये अगर आपने यूज कर ली तो शरीर के अंदर से बहुत सारी एनर्जी एक साथ में निकल के आती है और आप ऐसा करता है कि क्या क्या कर दें। लोग बहुत सारे जिम वगैरह में जो जाते हैं वो इन चीज़ों का, उत्तेजक पदार्थों का यूज करके ही जिम भी करते हैं। ठीक है, तो इसलिए बोलते हैं पाउडर वाली बॉडी उस तरीके से होता है। स्वापक पदार्थ, नार्कोटिक्स, ये होते हैं आपके उस एरिया को शून्य कर देते हैं, शून्य करने वाली वो चीज़ें होती है। अफीम, स्मैक, माइंड को कंट्रोल कर लिया, शून्य कर दिया। अफीम, स्मैक, हीरोइन, चरस, गांजा, मैरिजुआना। तो सबसे ज़्यादा जो यूज किया जाता है एडिक्शन के रूप में वो होता है स्वापक पदार्थ, नार्कोटिक्स वाला। तो इसके लिए नार्कोटिक्स को रोकने के लिए ही सरकार के द्वारा बहुत सारा प्रयास किए। बाकी ये है कि अवसाद कारक, ये तो डॉक्टर ही दवाई में देता है, नॉर्मली एक आदमी तो नहीं लेना चाहता है कि भाई जब नशा करके सो ही जाएगा तो फिर उसे वो क्षणिक सुख नहीं मिलेगा। ठीक है, उत्तेजक पदार्थ जो है वो हर समय यूज नहीं कर सकता वो आदमी। ठीक है, भ्रामोत्पादक पदार्थ जो होते हैं वो LSD होता है, तो ये आपको भ्रम पैदा कर देते हैं, आपको चीज़ें 3-3, 4-4 दिखने लग जाती हैं। सामने से कोई व्यक्ति जा रहा है वो 3-3 दिख रहा है, ऐसे भ्रम पैदा करने के लिए होते हैं। उसके बाद में निकोटीन, इसलिए तम्बाकू, बीड़ी, सिगरेट, ये छोटे लेवल के जो है वो एक मादक पदार्थ होते हैं। बट सबसे इंपॉर्टेंट होता है स्वापक पदार्थ, नार्कोटिक्स। इसकी आपको जल्दी ही लत लग सकती है। ये क्या करता है, आपके माइंड को शून्य कर देता है, तो सामने चीज़ें ही अलग तरीके से दिखने लग जाती हैं, एक नई दुनिया बन जाती है जिसमें मैरिजुआना, गांजा, चरस, हीरोइन, स्मैक और अफीम। अब देखो इन सब का कहीं ना कहीं औषधीय रूप से भी यूज होता है, लेकिन बहुत छोटी लिमिट में डॉक्टर की सलाह पे होता है। जब आप इसे अपने लेवल पे करने लग जाते हो तो ये आपके शरीर की एक तरीके से लत बन जाती है, और ऐसी लत बनती है, मैंने ऐसे ऐसे केस देखे हैं कि अगर कोई व्यक्ति स्मैक ची है या अफीम ची है, डेली अफीम पीता है और उसे एक दिन के लिए अफीम नहीं मिली तो फिर क्या है, उसका शरीर तड़पने लग जाता है, शरीर टूटने लग जाता है, आग लगने लग जाती है पूरे शरीर में, क्योंकि शरीर ने उसे एक तरीके से आदत बना लिया है। अगर वो मिलेगी ही तो ही शरीर उसमें चैन में रहता है उसका। ठीक है, तो ये पूरा हमेशा के लिए वो नशे में रहने लग जाता है। तो ये चीज़ जो है वो एडिक्शन का रूप ले लेती है, ये स्वापक पदार्थ। ठीक है, व्यवसाय का, व्यसन का कारण वही जो मैंने बताया, क्षणिक सुख होता है, संवेदनात्मक आनंद प्राप्त हो जाता है, थोड़ी देर के लिए जो है वो आपको सुख मिल जाता है, चरम सुख मिल जाता है। मानसिक चिंताओं से दूर करने के लिए बहुत बार ऐसा होता है कि घर में लड़ाई झगड़ा हो रहा है और बहुत सारे आप परेशान हो गए, मेंटली डिस्टर्ब हो गए हो, बार बार टेंशन आ रही है दिमाग में, तो फिर बोलते हैं चलो यार ऐसा करते हैं कि कुछ ऐसा नशा कर लेते हैं ताकि वो माइंड थोड़े से समय के लिए उन चीज़ों को भूल जाए। अगला
पश्चिमी सभ्यता का अनुकरण करना इन द सेंस कि पश्चिमी देश जो हैं यूरोप, अमेरिका, वहाँ पे ड्रिंक करना, एल्कोहल लेना ये नॉर्मल सी बात है, ठीक है। इवन इफ अगर आप इसे देखें, हम अधिकारी लेवल पे भी देखें, आईएएस और आरएएस अधिकारी, इनके क्लब बने हुए होते हैं, लेकिन वो एक लिमिटेशन वाली चीज़ों में होता है। अगर वो चीज़ लिमिटेशन में यूज की जा रही है तो कहीं पे भी कोई इश्यू नहीं है, हर चीज़ का लिमिटेशन होता है। और अगर वो लिमिटेशन से बाहर जाके अगर आप नशा कर रहे हो तो फिर वो गलत होता है। वैसे नशा में अल्कोहल वाली चीज़ को नॉर्मली कम माना जाता है, लेकिन अल्कोहल अगर आप डेली ले रहे हो तो फिर आपका वो एडिक्शन होता है। अल्कोहल अगर जैसे ऑफिसर्स रेंज पे होते हैं, नॉर्मली लोग होते हैं, वो 15-20 दिन में नॉर्मली पार्टी वगैरह में जाते हैं तो वहाँ यूज करते हैं। अगर पार्टी वेयर में या महीने 2 महीने में कभी कोई फंक्शन हो रहा है तो वहाँ यूज हो रहा है, तो उसे नशे की लत में शामिल नहीं किया जाएगा उसे, ओके। लत ये होती है नॉर्मली नार्कोटिक्स वाले की, ओके। बाकी डेली अगर आप अल्कोहल यूज कर रहे हो तो आप नशे की लत में हो, एडिक्शन में हो, ठीक है। पश्चिमी सभ्यता का प्रभाव, ये फैशन है एक्चुअली में। उधर देशों में तो देखो एनवायरनमेंट अलग है, वहाँ पे सर्दियाँ रहती हैं, सर्दियों में मजबूरी में वहाँ ड्रग लेना ही होता है, अल्कोहल लेना ही होता है, ठीक है। बुरी संगत का असर, आपके दोस्त पी रहे हैं, आपको बैठा लिया, यार पीना पड़ेगा, तो ठीक है। चारवाक दर्शन भी कहता है कि भाई खाओ पियो, ऐश करो, मौज करो, क्या पता कल ज़िंदगी खत्म हो जाए, तो आज ही सारे शौक पूरे कर लो। गाने, सिनेमा, 4 बोतल वोद का काम मेरा रोज का, ठीक है। 24 घंटे सिनेमा में मूवी देख रहे हो तो उसमें बार बार जो है वो हीरो जो है बार बार में बियर की या बोतल ढक्का खोल रहा है या नशे का ड्रग्स कर रहा है, तो वो भी देख के होता है, ठीक है। आज के टाइम पे आप देखते ही होंगे, गाने, बोतल, दारू, सबसे ज़्यादा गाने बनते हैं, ठीक है। दारू बदनाम करती है इस तरीके से। और उसके अलावा भारत जो है सबसे बड़ा कारण ये भी है, भारत सबसे 2 बड़े अफीम और गांजा उत्पादक देशों के बीच में है, तो तस्करी की समस्या होती है। अभी मैप से समझने की कोशिश करते, ठीक है। थोड़ा सा मैप यहाँ पे लगा तो है नहीं, बट मैं समझा देता हूँ किसी भी तरीके से, ओके। यहाँ पे अपना, ठीक है, थोड़ा सा छोटा सा मानिए, ये वाला इंडिया है, मैं प्रॉपर नहीं बना पाऊँगा, ठीक है। ये इंडिया है, फास्ट में बना रहा हूँ, मैनेज करिएगा। इधर पाकिस्तान है, इधर अफ़गानिस्तान है, इधर ईरान है, ठीक है। इधर लाओस, कंबोडिया, वियतनाम है, ठीक है। बर्मा, थाईलैंड, लाओस, बर्मा यानी म्यांमार, थाईलैंड और लाओस, ये 3 देश हैं। अब ये जो इधर वाले जो हैं अफ़गानिस्तान, ईरान और पाकिस्तान, ये 3 जो देश हैं, ईरान, अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान, ये अफीम और गांजा के बहुत बड़े उत्पादक हैं, ठीक है। तो इनका स्वर्णिम त्रिभुज है यहाँ पे भी, और इनका भी स्वर्णिम त्रिभुज है, बर्मा, लाओस और थाईलैंड वाला। यहाँ पे भी गांजा और चरस जो है वो, अफीम जो है वो बड़ी मात्रा में उत्पादित की जाती है, लीगल रूप से उत्पादित की जाती है। तो भारत इन 2 त्रिभुजों के बीच में फंस चुका है, ठीक है। एक स्वर्ण त्रिभुज है और एक स्वर्ण अर्धचंद्र बनता है। यहाँ वाले को हम स्वर्ण अर्धचंद्र बोलते हैं, क्योंकि ये आकार जो बनता है ना इन तीनों का मिला के एक आधे चंद्रमा के जैसे बनता है, ठीक है, इस तरीके से, तो इसे स्वर्ण अर्धचंद्र भी बोलते हैं। भारत इन दोनों के बीच में है, तो इसके कारण भारत में स्मगलिंग होती है बहुत अधिक मात्रा में, और स्मगलिंग से लोगों तक पहुंचती है। तो याद रखना, भारत 2 सबसे बड़ी अफीम उत्पादक देशों के, अफीम और गांजा उत्पादक देशों के बीच में, इसलिए तस्करी की समस्या होती है। स्वर्ण अर्धचंद्र कौन सा है? अफगानिस्तान, ईरान और पाकिस्तान। अगर आपसे 2 नंबर में पूछा जाए स्वर्ण अर्धचंद्र और स्वर्ण त्रिभुज क्या है, तो वो आप लिख लेना। डाटा, नशीली पदार्थों की तस्करी का वैश्विक व्यापार जो है वो इतने $650 बिलियन का है। भारत में करीब इतने लोग, 3 करोड़ लोग जो है वो भांग का उपयोग करते हैं। विश्व भर में अवैध दवाओं के सेवन से हर साल 8 लाख लोगों की मृत्यु हो जाती है। कुछ प्रभाव हैं और व्यसन को रोकने के उपाय हैं, ठीक है, ये हम जल्दी से कंप्लीट करते हैं। प्रभाव, आर्थिक, शारीरिक, मानसिक हानि होती है, पहले बता दिया। गृह कलेश होता है, विचलन होता है, निराशा होती है, क्रोध, आपराधिक गतिविधियां बढ़ती हैं, आत्महत्या करने की प्रवृत्ति बढ़ती है, युवा कमजोर हो जाता है और राष्ट्र भी कमजोर होगा। ड्रग तस्करी से पैसा जो है वो आतंकवादी संगठनों को जाता है और वो आतंकवादी संगठन आपके खिलाफ ही एक्शन लेते हैं। व्यसन को रोकने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है नशा मुक्ति का पुनर्वास केंद्र खोले जाने चाहिए। अगर आप ड्रग एडिक्टिव हो गए हो तो आप वो बीमार हो चुके हो, अब आपकी बीमारी का इलाज जो है वो नशा मुक्ति पुनर्वास केंद्र में किया जाना चाहिए। ड्रग तस्करी पर रोक लगानी चाहिए। बॉर्डर की अधिक सिक्योरिटी होनी चाहिए। पंजाब, यूपी और असम जहाँ से अधिक मात्रा में तस्करी, स्मगलिंग होती है, वो रोकने चाहिए। उसके अलावा यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट कानून है NDPSA, नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट। इसमें मादक पदार्थ का उत्पादन, रखना, परिवहन, बेचना, ये सब अपराध है, तो ये थोड़ा सा याद रख लेना। 1995 में बना था।
उसके अलावा नार्को समन्वय केंद्र भी बनाया गया था। नार्कोटिक्स नियंत्रण के लिए राज्यों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए 2016 में केंद्र सरकार के द्वारा बनाया गया था। उसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय संधियां हैं, अगर वो भी अगर पूरी तरीके से फॉलो हो जाएं तो आप जो है वो सरकार जो है व्यसन का जो दुरुपयोग है वो रोक सकती है। यूएन नार्कोटिक ड्रग सम्मेलन, मानदंड पदार्थों पर यूएन सम्मेलन 1971 और अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध के खिलाफ यूएन सम्मेलन 2000। तो आपसे पूछा जाए कि व्यसन को रोकने के उपाय, ये लिख देना, आपको 5 में से 5 नंबर पूरे मिलेंगे। आपको नशीले पदार्थों के प्रभाव, ये लिख देना, 5 में से 5 नंबर मिलेंगे। कारण ये लिख देना, 5 में से 5 नंबर मिलेंगे। 10 नंबर में पूछा नहीं जाएगा। प्रभाव ये लिख देना, प्रकार ये लिख देना, आपको 5 में से 5 नंबर मिलेंगे। आई थिंक आपको ये पूरे जो टॉपिक मैंने समझाए हैं वो आपको समझ में आ गए। बाकी कुछ रिमेनिंग टॉपिक्स हैं उन्हें हम पार्ट 2 में देखेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।